कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कल हमारी रह गई थी, हमने कल की नहीं थी। नेशनल कमीशन फॉर SC, ST, BC देखते हैं आज सबसे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग नेशनल कमीशन फॉर SC। A chairman of the commission is appointed by the selection panel which includes Prime Minister, Lok Sabha Speaker, Leader of Opposition, Lok Sabha. Number 2, the commission presents annual report to the President which is presented to Parliament. Number 3, the order of the commission are binding on the government. हाँ जी, only 2 के अलावा कोई और आंसर किसी का? ओनली 2। नेशनल कमीशन फॉर SC कहाँ दिया हुआ है? 338A। क्यों कमीशन बनाई हुई है ये? AST 338, बिल्कुल ठीक है, स्टैंड करेक्ट है। 338 क्यों बनाई है कमीशन है? कंट्री में जो शेड्यूल्ड कास्ट है उनको लेके बहुत एट्रोसिटीज होती हैं। उन एट्रोसिटीज को कैसे रोका जाए, क्या लेजिस्लेशंस लेके आई जाए, उसकी एक सिविल कोर्ट की उसके पास पावर भी होती है कि यार अगर किसी ने किसी को जाति सूचक शब्द से बुला लिया, जाति सूचक भेदभाव किया, तो उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी है उस सबके लिए NCS जो है SC काम करती है। क्लियर? तो इसका चेयरमैन कैसे सिलेक्ट होता है? प्रेसिडेंट। मेरी सरकार आई, मैंने प्रेसिडेंट को बोल दिया, प्राइम मिनिस्टर मैं हूं, कि जी इस पर्सन को ये लगा दो, इस पर्सन को ये लगा दो, तो इसके लिए कोई बॉडी नहीं बैठती, पहली चीज। दूसरी चीज, हर साल ये जो बॉडी है नेशनल कमीशन फॉर SC, ये पूरे इंडिया में सर्वे करती है। जब वो सर्वे करती है तो बताती है कि यार कहाँ कहाँ पे कैसा कैसा भेदभाव फील होता है। क्लियर? इनकी सिग्निफिकेंस आपको पता हो। अब ये रिपोर्ट दे देती है, कुछ रिकमेंडेशन दे देती है। क्या दे देती है? रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन बाय डेफिनेशन आप देख सकते हो कि क्या होगी? नॉन बाइंडिंग होगी। लेकिन अगर मान लो नेशनल कमीशन फॉर SC ने कोई रिकमेंडेशन दे दी, पार्लियामेंट में उसको प्रेसिडेंट ने रख दिया, सरकार कह रही है हम नहीं मानते इसमें से 10 में से 5 रिकमेंडेशंस, तो सरकार को एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम देना पड़ेगा कि यार क्यों नहीं मानते। क्लियर? सिंपल। चले आगे। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 ओनली। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग नेशनल कमीशन फॉर SC। It has the power of civil court while trying specific cases. ये किसी को बोल सकती है कि भाई पेश हो, किसी से कोई एविडेंस भी मांग सकती है, साइन भी करवा सकती है किसी पेज पे, उसके पासपोर्ट की कॉपी भी मंगवा सकती है, उसे बयान भी ले सकती है, सिविल कोर्ट वाले सारे काम कर सकती है। नंबर 2, it is also required to discharge similar functions in respect of Anglo-Indian minority as it does with respect to SC. नेशनल कमीशन फॉर SC एंग्लो इंडियन से रिलेटेड भी यही करती है। यस और नो? सेंट्रल एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? रोहित थॉमस लड़के का नाम है, जो पुराने जो है ब्रिटिश डिसेंडेंट्स इंडिया में जो रह रहे हैं। Central government and the state government are required to consult the commission on all major policy decisions affecting SCs. तो तीनों ठीक है? All the above? कोई डाउट किसी को? चले आगे। चलो। As it does with respect to SCs, National Commission for SCs also is required to discharge similar functions with regard to OBC, ST and Anglo-Indian. सी ओनली। आपको मनीषा मैम ने मराठा केस करवाया है, अभी हो चुका है आपकी क्लास में, वो जो मराठा इशू चल रहा है। 105th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कराई है मनीषा मैम ने? इन्होंने कराई होनी जी, ऐसा ना करिए। क्या बोला था मैम ने? देखो उसको सुप्रीम कोर्ट ने नलीफाई कर, उसको चलो मैं दोबारा बता दूंगा। सुनो भाई, पहले क्या था? नेशनल कमीशन फॉर SC ही OBCs के लिए भी नेशनल कमीशन फॉर SC थी। वही देखती थी कि यार OBCs के ऊपर क्या एट्रोसिटीज हो रही हैं, वो कहाँ पे डिसएडवांटेज हैं, OBCs कैसे बेटर चल सकते हैं। उसके बाद में हमने संविधान में चेंज करके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके OBCs के लिए एक अलग बॉडी बना दी
जिसका नाम है, मतलब पहले बॉडी थी नेशनल कमीशन फॉर बीसी, स्टैट्यूटरी थी, फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया 338B नेशनल कमीशन फॉर बीसी। क्लियर? अब जब ये बॉडी बन गई, अब जो बैकवर्ड कास्ट जब हम बोलते हैं बीसी, तो ये है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। कौन सी कास्ट बैकवर्ड है? दो बॉडीज बता सकती है, एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बता सकती है, एक राज्य सरकार बता सकती है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि यार बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही बताए। इस चीज को काउंटर करने के लिए अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई कि राज्य सरकार जो है वो भी अपने बीसीज डिक्लेयर कर सकती है। हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ जिवें आंदोलन चल रहा सी जाटां दा, जाट बोल रहे हैं कि हमें भी बीसी डिक्लेयर करो, ठीक। अब उसमें होगा क्या, जब जाट को बीसी डिक्लेयर करेंगे तो जो 27% रिजर्वेशन है उसमें इनको भी फायदा हो जाएगा। तो आई डोंट नो आपने फॉलो किया नहीं किया, तो कुरुक्षेत्र के एमपी थे राजकुमार सैनी जी, उन्होंने पूरे हरियाणा के सैनिक मोबिलाइज किए थे इस चीज के अगेंस्ट, तो ही बिकेम द सैनिक लीडर ऑफ द एंटायर हरियाणा। क्यों? क्योंकि इस पाई में से फिर बहुत सारा जो चंक है वो जाट बंदे भी ले जाएंगे। इसी चीज के फेवर में थे सारे ब्राह्मण, सारे राजपूत, सारे बनिए, सारे ओपन कैटेगरी के लोग, कि क्या करना चाहिए, जाटों को बीसी देना चाहिए। क्यों? जितने ज्यादा लोग ओबीसी में होंगे उतना ही ओबीसी की कट ऑफ भी ऊपर जाने लग जाएगी, रिजर्वेशन का पॉइंट हो जाएगा कि यार जनरल कैटेगरी भी 100 कट ऑफ जा रही है, ओबीसी की भी 100 जा रही है, ठीक है, यू अंडरस्टैंड। तो पूरा पॉलिटिकल मैटर बन जाता है। तो वहां पर भी यही है, महाराष्ट्र में भी 2 कम्युनिटीज है महाराष्ट्र में, आपको बता रहा हूँ, हिस्ट्री में भी आपको काम आएगा। एक है पेशवाज, एक है मराठास। जो पेशवाज हैं, जो पानीपत की लड़ाई लड़के गए थे, अगर ब्रिटिश ना आते तो अगली एम्पायर इंडिया में कौन सी आ रही थी? पेशवाज। पेशवाज कम है बहुत, पेशवाज है चित्पावन ब्राह्मण्स, वहां पे वॉरियर क्लास यूपी में, एमपी में, उधर महाराष्ट्र में ब्राह्मण्स की होती है। जो मराठास हैं वो है मेजॉरिटी, वो है ओबीसीज। तो वहां पर भी यही है कि मराठास को लगता है कि जो हमारे पास में उतनी जॉब्स नहीं है। पेशवास पुराने टाइम से बहुत एलिट्स हैं, 300 साल से, 400 साल से, तो हायर पोस्ट सारी उनके पास में है, पुराने पैसे वाले, पढ़े लिखे, पावर ऑफ मैन ऑफ पावर एंड प्रिविलेज वैसे। तो वहां पे ये बोल रहे थे कि मराठास के लिए 50% से ज्यादा रिजर्वेशन करो, मतलब 50% की जो सीलिंग है इसको हटा दो, इसको रिकंसिडर करने के लिए बोला था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया अभी के लिए। पर बोल रहे हैं कि इंदिरा सानी जजमेंट को ओवररूल किया जाए, दोबारा ज्यादा सारे जज बैठे, 13 जज बैठ के डिसाइड करें कि हमें 50% की सीलिंग जो है इसको रिमूव किया जाए, रिजर्वेशन 70-80% के आसपास की जाए। ये मराठास की डिमांड है। कोई डाउट यहां तक? चलो भाई, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल कमीशन फॉर एससी। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। यूनिक क्या होती है स्टैट्यूटरी बॉडी? जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी होती। नीति आयोग स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्यों? नीति आयोग स्टैट्यूटरी बॉडी है। वो बॉडी जो लॉ बना के पार्लियामेंट में क्रिएट की गई होती है, स्टैट्यूट पास किया गया होता है, वो होती है स्टैट्यूटरी बॉडी। वो बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी होती है वो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। वो बॉडी जो एक कोई खास बंदा बोल दे आज से बॉडी बना दी मैंने, वो है एग्जीक्यूटिव बॉडी। फॉर एग्जांपल, नेहरू जी ने बोल दिया प्लानिंग कमीशन बना दी भी मैंने, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया, तो वो बन गई प्लानिंग कमीशन एग्जीक्यूटिव बॉडी। मोदी जी आए बोले प्लानिंग कमीशन टाती भी मैं, यदि था नीति आयोग बनाता, कोई लॉ नहीं पास हुआ, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास हुआ है, वो है एग्जीक्यूटिव बॉडी। वो बॉडी जो खुद कुछ एग्जीक्यूट नहीं करती, पर जो एग्जीक्यूट कर रही होती है बॉडीज, उनको रेगुलेट करती है, जैसे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, PFRDA, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये होती है रेगुलेटरी बॉडीज। क्लियर? सिंपल।
तो स्टैट्यूटरी बॉडी है नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. इट इंक्वायर्स इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट्स विद रिस्पेक्ट टू डेप्रिवेशन ऑफ राइट्स ऑफ एससीज. चलो, in case of non acceptance of its recommendation government must explain the reasons. ये तो हमने कर लिया. तो क्या है इसका आंसर? 2 and 3 B. Consider the following regarding ST. पंजाब में कितने परसेंट ST हैं? 0. और कौन सी स्टेट है जहां पे 0% ST है? हरियाणा. पंजाब और हरियाणा में शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं हैं. कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ऑफ SC है? पंजाब. पंजाब में नहीं है 32.3%. और ये स्टैंड करेक्टेड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन. ओके, दैट वे एब्सोल्यूट नंबर नहीं है. ओके, आई स्टैंड करेक्टेड, आई पुट इट रॉन्गली. मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कहाँ है सबसे ज्यादा? SC पंजाब. 100 में से तकरीबन 33 लोग. ठीक है, क्लियर. चलो, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. ट्रू? यस. ओके, चेतन को लग रहा है यस. चलो, द चेयर, चेतन ही आपका नाम भी? हाँ. द चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ मेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. द कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ द कमीशन इज डिटरमिन्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. यस. ओके, तो क्या आंसर हुआ इसका? चेतन, फिर आपकी तो ऑप्शन ही नहीं मैच कर रही यार. आपने एक मिनिस्ट्री का नाम सुना है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स सुना है? हो सकता है कि नेशनल कमीशन फॉर एसटी उनके साथ में हो, ना कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. पहली ऑप्शन बच्चे गलत है. क्लियर? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है एसटी के लिए. चले आगे. बाकी तो ऑप्शंस, ये ऑप्शन भी गलत है. 3 ओनली आंसर है इसका. कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है. चले, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. बस भाई, नेशनल कमीशन ऑफ एसटी. विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस हैव बीन स्पेसिफाइड फॉर नेशनल कमीशन ऑफ फॉर एसटी. जैसे हमने नेशनल कमीशन फॉर SC ST एक ही थी, इसको बाद में बाइफरकेट कर दिया था कि यार शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए अलग बनाए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए अलग बॉडी बनाए. तो नेशनल कमीशन फॉर ST के कौन से फंक्शंस हैं? मेजर्स टू बी टेकन टू प्रमोट ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन. सेकेंड, measures to be taken over conferring ownership rights in respect of minor forests produced to STs living in forest area. Measures to be taken to safeguard rights of the tribal communities over mineral resources. क्या आंसर है इसका? 2 and 3. 1 नहीं है. चलो, एक ऑप्शन मैंने दे दी 1, 2 and 3. अब बताओ आपके आंसर है. अभी भी 2 and 3 है. शिफ्टिंग कल्चर को प्रमोट थोड़ी करना है, शिफ्टिंग कल्चर को तो रिड्यूस करना है. क्या होता है शिफ्टिंग कल्चर, जिसको क्या बोलते हैं? जूम. JHUM. मैंने इस जगह पे खेती की, फिर मैंने क्या किया, इस जगह को जला दिया, फिर मैं शिफ्ट हो गया. इधर से फिर जला दिया, फिर मैं शिफ्ट हो गया. दैट इज ये, इस चीज को कम करना है. ये बहुत एफिशिएंट वे ऑफ वो नहीं है. तो 2 and 3. चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पावर्स ऑफ नेशनल कमीशन फॉर ST. अब अगर इसमें से तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत हो गया ना, इतने सारे कर लिए इसके. सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द कमीशन ऑन ऑल मेजर पॉलिसी डिसीजंस विद रिस्पेक्ट टू STs. सिंपल है ये तो ऑप्शन. एनुअल रिपोर्ट सबमिटेड बाय द कमीशन इज प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट. Commission has power of investigation into cases concerning powers and rights and safeguards of ST. तीनों चीजें हैं. ठीक, तो ये हो गया all the above. चले आगे. Consider the following regarding AG. AG सुनते हो? चलो, it has been created by Constitution of India. AG is appointed by the Prime Minister. President.
वहां पे ये नहीं दिमाग लगा के आना लोकेश, जो आप बोल रहे थे मेरे को, ये नहीं दिमाग लगाना कि यार है करता तो प्राइम मिनिस्टर ही है। जो लीगल टेक्स्ट की सैंक्टिटी है उसको मेंटेन रखना है वहां पे, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ही मस्ट, ये ना कोई बच्चा मेरे को बोल रहा था कल भी, और वो भी बोल रहा था कि हाउ नॉट टू ओवरथिंक। इट्स नॉट अबाउट नॉट ओवरथिंकिंग। लेट्स टेक, एक एडवोकेट है जिसका नाम है नवजोत कौर, ठीक, उसको हम प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज एडवोकेट जनरल बनाना है, एजी कर लिया पसंद, बोल दिया इसको बनाना है, बोल दिया, अब वो एजी बन गया, उसकी अपॉइंटमेंट हो गई। अपॉइंटमेंट नहीं हुई ना यार, अपॉइंटमेंट तो तभी होगी जब प्रेसिडेंट साइन करेगा, तो इसमें ओवरथिंक वाली बात ही नहीं है इसमें, ठीक है। He appears on behalf of Government of India in cases in Supreme Court in which Government of India is concerned, directly or indirectly, yes, है ना, clear। चलो जी, आज हम करेंगे, अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आपकी ये होगी। आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन सी रह गई? फाइनेंस कमीशन को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, वो सेंट्रल स्टेट में करेंगे। और कौन सी? इलेक्शन कमीशन हो गई हमारी, सीएजी हो गई, एनएचआरसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। पहला तो एक एमसीक्यू यही गलत हो गया हमारा क्या नाम है आपका? हाँ, अंकिता। हाँ, बताओ भाई कौन सी बॉडी रहेगी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल? फाइनेंस कमीशन तो वही हो जाएगा, यूपीएससी होगी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गए, इंटर स्टेट काउंसिल वगैरह वो सब सेंट्रल स्टेट वाली को छोड़ दो, बाकी तो हो गई सारी, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम नीति आयोग, एनएचआरसी, सीबीसी, सीबीआई, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी कर लेंगे साथ साथ, ठीक। चलो पंचायतें करते हैं। पंचायत, ओनली द पार्लियामेंट मे एंडाउ पंचायत विद पावर्स एंड अथॉरिटीज। फॉल्स। क्यों? स्टेट लेजिस्लेचर कर सकता है। A state may devolve powers to पंचायत in preparation of plans for economic development and social justice। कि तुम्हें प्लानिंग भी तुम ही कर लिया करो। हाँ जी, हमें, हाँ जी। तीसरा, यार एक ना हम हाथ खड़ा करने की प्रथा दोबारा एस्टैब्लिश करते हैं, उससे क्या होएगा, जो वो कल, क्या नाम है बच्चे आपका? विजय। कि इसलिए आपका आंसर सही या गलत नहीं होगा कि सारों को लग रहा है। अपना स्टैंड लेना शुरू करो, तभी आपका पेपर में एक्यूरेसी लेवल इंप्रूव होएगा। यहां पे गलती के कोई मार्क्स थोड़ी कट रहे हैं। अ स्टेट में डिवॉल्व पावर टू पंचायत इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। ए किसका आंसर है? रेज योर हैंड। सिर्फ ए? चलो जी, किरण। बी किसका आंसर है? 1 और 3। सी किसका आंसर है? हाँ, 1 और 3 आपका, 2 और 3 है, सी आंसर है आपका। और डी किसका आंसर है भाई? चलो देखो भाई, स्टेट लेजिस्लेचर, हाँ करा। अच्छा, सॉरी वाली क्या बात है, चलो भाई ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर पावर देगा पंचायतों को। बेसिकली ना, मैं आज आपको एक अगेन थोड़ी सी एक बात बताता हूँ। आपकी कंट्री में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में हो कैसे पाए, पॉसिबल कैसे हुआ? क्योंकि ना आपकी कंट्री में, इस कंट्री में जिस बंदे को मान सम्मान ना मिले या इग्नोर कर दिया जाए, समझ लेना बहुत महान होएगा। पीवी नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल एंड एफिशिएंट प्राइम मिनिस्टर। रशिया टूट गया, 50 साल से आप रशिया की तरफ बैठे हो, ठाठा करके नई पॉलिसी ले आया, लुकीस पॉलिसी बंदा लेके आया। चाइना के साथ में हॉटलाइन उसने स्टैब्लिश की है। चाइना के मीडिया ने ये बोला है, आप मेरे पास आओगे कभी, आईआर पढ़ाऊंगा आपको। चाइना के मीडिया ने ये बोला है कि इतनी ज्यादा लेवरेज होने के बाद में भी पुअर पॉलिसी ऑफ चाइना एंड गुड पॉलिसी ऑफ इंडिया की वजह से जो पूरा एलएसी का इशू था वो बैलेंस हो गया, बिकॉज ऑफ नरसिम्हा राव। हॉटलाइन स्टैब्लिश करी इसमें, उनकी वजह से एलपीजी रिफॉर्म्स आए। ये कंट्री जहां पर आप कुछ भी प्राइवेट नहीं कर सकते, वहां पर उसने इकोनॉमी खोल के रख दी बंदे ने। उनके टाइम पर ऐसा बोलते थे कि इजिप्ट ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया। बोलते क्या थे, असली में ही था भाई, इजिप्ट ने रिकॉग्नाइज कर दिया, जॉर्डन ने रिकॉग्नाइज कर दिया। अपने वाले अलग ही फीलिंग में, हम इजराइल से रिलेशन नहीं बनाएंगे।
जितना ये जितने एरिया में मैं खड़ा हूँ ना, इतना सा काउंसुलेट था इजराइल का यहाँ पे। नरसिम्हा राव ने आके एम्बेसी बनाई, प्रॉपर डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए। 8 साल बाद कारगिल वॉर हुई तो आपको फॉल्कन वो मिसाइल वो राइफल वहीं से मिली है। आज भी आपको कितना बड़ा बैलेंसिंग पावर है। यूएसए के साथ में धीरे धीरे रिलेशन उसने खोलने शुरू किए। डोमेस्टिक मैटर्स में भी यही है। ऑल ऑफ दैट व्हेन ही वाज रनिंग अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट। उसके पास 303 एमपी होते ना, उन्हें आधा इंडिया ना सेट कर देना था। वेरी वेरी एबल प्राइम मिनिस्टर। संत जरनैल सिंह भिंडरावाले के साथ सबसे ज्यादा मीटिंग्स उसने की। द क्लोजेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज टू रिजॉल्व द इशू एमिकेबली was because of नरसिम्हा राव। very very able प्राइम मिनिस्टर। पैदा हुआ 1100 एकड़ जमीन लेके, जब मरा तब तक 1000 एकड़ जमीन भूदान में दान कर चुका था। 1100 एकड़ जमीन का मालिक 1000 एकड़ दान करके, कलेजा चाहिए 1000 एकड़ जमीन दान करने के लिए। तो खैर उसके ऊपर बहुत चार्जेस लगाते हैं। तो उसकी एक बात बताता हूँ आपको, एक छोटी सी। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर है, उसके साथ में बैठे हैं मोंटेक सिंह आलूवालिया। मोंटेक सिंह आलूवालिया, सैम पिट्रोडा, सारे बंदे साथ में बैठे हैं। कमरे में घुसा, ये धोती पहनता था, कुर्ता पहनता था। अब यार बंदे के वस्त्र थोड़ी बताते हो कितना मॉडर्न है, वो तो आपकी सोच बताती है। तो राजीव गांधी सैम पिट्रोडा को बोलता कि यार एक चीज है कंप्यूटर, वो मैं लेके आना चाहता हूँ इंडिया में, पर ये बूढ़े है ना जो, ये पुरानी सोच के मेरे को लाने नहीं देंगे। कोट अनकोट बता रहा हूं। 2 साल बाद राजीव गांधी को पीवी नरसिम्हा राव जी बोलते हैं, कहते जी मुझे कितनी लैंग्वेजेस आती हैं? कहते जी बहुत आती हैं। नरसिम्हा राव को इंदिरा गांधी की तरह बहुत लैंग्वेजेस आती थी, इंडिया की भी। मराठी, महाराष्ट्र से भी चुनाव लड़ा है, तेलंगाना से भी लड़ा है, सब जगह से लड़ा है। मराठी ये सब तो आती थी, स्पेनिश, इटालियन, ब्ला ब्ला ब्ला। कहते जी उसमें 2 और ऐड कर दो। एक बेसिक लैंग्वेज आती है, एक नई लैंग्वेज आई है सी, कंप्यूटर लैंग्वेज। टिल ही डाइड ही वाज अ कोडर, कोडिंग करते थे बाबा जी। दैट वाज द काइंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर ही वाज। तो उसको एक चीज समझ आ गई थी, कमिंग बैक टू दिस थिंग, यार अगर मैं स्ट्रॉन्ग पंचायती राज ले आया ना, तो वो क्या है, वो अड़ने वाली बात है। स्टेट्स मेरा साथ नहीं देंगी, मेजोरिटी मेरे पास है नहीं। मैं क्या करता हूं, मैं एक ढांचा दे जाता हूं इनको। सारा हिंदुस्तान का डेवलपमेंट या सारे रोग मैंने तो नहीं निकालने, मैंने तो ट्रेन ट्रैक पे चढ़ानी है, फिर आगे वाली जनरेशन भी कुछ करेंगी। उन्होंने क्या किया, हर वो चीज जहां पे ऐसा लगता था ना कि यार स्टेट साथ नहीं देंगी, वहां पे लिख दिया स्टेट लेजिस्लेचर मे डू दिस, स्टेट लेजिस्लेचर मे डू दैट। यार हम क्या करते हैं, हम एक बार कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना देते हैं, हम जाते हैं नीचे ग्राउंड लेवल पे पावर देते हैं। पावर दिल्ली में बैठी कोई अच्छी चीज नहीं है, पावर आप ग्राउंड लेवल पर दे देते हैं और स्टेट्स लेजिस्लेचर के ऊपर डाल देते हैं कि तुम्हारे को अगर अच्छा लगेगा तो तुम कर देना। अब आगे लोगों के ऊपर है, लोग स्टेट लेजिस्लेचर को बोले कि यार ये चीज करो, ये चीज करो। मेरे को आज प्रेशर डालना है किसी चीज के लिए भगवंत मान के ऊपर वर्सेस मोदी के ऊपर, मेरे लिए इजी क्या है, सीएम के ऊपर डालना। तो बहुत स्टेट्स जो अच्छी हैं जैसे कि केरला वगैरह, उन्होंने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर भी लिए इसी वजह से। तो उनको ना पीवी नरसिम्हा राव को ये पता था कि यार अड़ना नहीं होता पर कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना होता, एक कॉमन अच्छा ग्राउंड तलाशना होता है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, इस चीज की बेस्ट मैनिफेस्टेशन है। ऐसा भी नहीं है कि स्टेट्स की सारी पावर ले ली, और ऐसा भी नहीं है कि यार क्या ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये, वेरी गुड, मतलब पॉलिटिकल प्रूडेंस दिखाती है। इसमें क्या है कि स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास भी पूरी पावर है कि आप चाहे सारी चीज़ों की पावर पंचायतों को दे दो। आप डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को बोलो यार तुम ही बताया करो यार कैसे डेवलप करें तुम्हारी डिस्ट्रिक्ट को, और फिर सरकार जो पॉलिसी लेके आए तुम ही इंप्लीमेंट कर दिया करो। अब वो स्टेट लेजिस्लेचर की ईमानदारी पर डिपेंड करता है कि कितनी पावर्स वो नीचे देना चाहते हैं। चलो जी, इसका आंसर क्या है, 2 और 3। नेक्स्ट, द पावर टू लेजिस्लेट on all matters relating to elections of panchayat lies with, elections to panchayat lies with Parliament of India, State Legislature, Election Commission, raise your hand, State Election Commission। सारा ना गलत है। स्टेट अभी
अभी तो मैंने इतना बड़ा प्रवचन दिया यार। स्टेट लेजिस्लेचर, एक बार ना मैं एथिक्स का लेक्चर ले रहा था दिल्ली में, 350 बच्चे बैठे, आईएएस के लिए पढ़ाते हैं जब हम, 350 बच्चे बैठे। मैंने पूरे लेक्चर में, एथिक्स का लेक्चर होता है, एक पेपर 4 है, तो उसमें मैंने ना बच्चों को आइडिया ये था कि यार अपने डिसीजन खुद लिया करो। तो उसमें मैंने बहुत सारे हिस्ट्री से एग्जांपल्स दिए, उनको लिखने के लिए मॉक ऑर्डर दिया, और इस चीज़ की वर्थ बताई कि यार अपने डिसीजन खुद लेने होते हैं। इंडिया में भी हम यही करते हैं, हम अपने डिसीजन नहीं लेते, ठीक है। एक्सटेंडेड टीनेज चलती रहती है, 32-33 साल तक, मम्मी बताएंगे, पापा बताएंगे, मम्मी बताएंगे, पापा बताएंगे, ये बताएगा, वो बताएगा। इसलिए हम मतलब ऐसे ही हो जाते हैं थोड़े से वीक सी गाँव में। मैंने पूरा लेक्चर लिया, बच्चे जी पूरे खुश, हाँ हाँ हाँ, ये भी समझ आ गया, वो भी समझ आ गया। पूरे लेक्चर के बाद बच्चों ने घेर लिया मेरे को, सर आज आपने लेक्चर पढ़ाया बहुत सही लगा सर, बिल्कुल सही बात है, आपने डिसीजन खुद लेने चाहिए सर, आज मेरे को ना फील हो रहा है ये वो करके। मैंने कहा हाँ सर, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, मैं क्या करूँ। मैं क्या पत्थर उठा मेरे सिर पे मार, और क्या करेगा। यही तो मैंने बोला है आपको कि यार तुम अपने आप डिसीजन लो ना, अपने एडवाइजर चाहिए क्यों, गलत हो जाएगा तो क्या हो गया, सबने मर जाना एक दिन, यही रह जानी, गलतियां भी अच्छाइयां भी, टेंशन क्या है। तो वही तुम कर रहे हो यार, इतना बड़ा प्रवचन दिया मैंने। स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है, ठीक है, चले आगे। और ये इतना औखा क्वेश्चन भी नहीं है, दिमाग लगाने की बात। Which one of the following statements with regard to functioning of panchayats is not correct? Panchayats may levy, collect and appropriate taxes, duties, tolls, etc. True है। A person who has attained the age of 25 will be eligible to be a member of panchayat. 21, okay. Every panchayat shall ordinarily continue for 5 years from the date of its first meeting. नॉन ऑर्डिनरी में क्या हो सकता है, 10 साल चल सकती है। 5 साल होती है पंचायत की उम्र, सिंपल रखो। अब पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्री मैच्योर डिसोल्यूशन शैल कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमाइंडर ऑफ द फुल पीरियड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, बी। हाँ तो यार अगर सुनो अगेन, वही लोकेश वाली बात, ओवर नहीं सोचना। उसने पूछा पंचायत की उम्र कितनी होती है, 5 साल, इसकी उम्र कितनी होती है, जितनी होती है दी हुई होती है, लिख दो। आप उस सब में उसने पूछा है कि अगर डिसॉल्व हो गई, अगर ये हो गया, अगर वो हो गया, तो उसने पूछा ही नहीं। बट अब क्योंकि जिक्र चला इसने उठाया है, पंचायत को अगर डिसॉल्व कर दिया तो कर दिया, बात खत्म। उनको कोई मौका नहीं मिल रहा, उनको इंग्लिश नहीं बोलनी आती पंचायत वालों को, तो इसलिए उनको कोई मौका नहीं मिल रहा कि यार वो आके बोले कि यार हमें डिसॉल्व ना करो। अर्बन लोकल बॉडीज कैन स्टेट टू द स्टेट लेजिस्लेचर, बेबी गिव मी वन मोर चांस। अर्बन लोकल बॉडीज कैन आस्क फॉर वन चांस कि हमें एक्सप्लेन तो करने दो, हमें डिसॉल्व ना करो। पंचायतों के लिए नहीं है, याद रहेगा। मैंने डिसॉल्व करनी है पंचायतें, बस कर दी। ऑन द अदर हैंड अगर मेरे को अर्बन लोकल बॉडीज डिसॉल्व करनी है, तो अर्बन लोकल बॉडीज के पास एक मौका होता है एक्सप्लेन करने का कि हमें डिसॉल्व ना करो, तुम्हें गलत लग रहा है, हम गलत काम नहीं कर रहे। मेरा नहीं है यार व्हाट्सएप, ये अर्बन लोकल बॉडी बोल सकती है, पंचायतें नहीं बोल सकती, ठीक है जी। चलो हाँ जी, ओके। Which part of the constitution has provisions for पंचायती राज institutions? आप में से जो पर्सन जॉब करता है और वो पूछ रहा था कि 43 कैसे जाना है, लग गया पता आपको भी। यहाँ से 43 के लिए पीछे से भी आपको मिल जाएगा, और आप यहाँ से सीधा कैब भी कर सकते हो, 2-3-4 किलोमीटर ही यहाँ से। Which part of the constitution has the provision for पंचायती राज system? 9. Simple. Next. The superintendent's direction control of all elections to the panchayats are vested in. ये ठीक है, अब स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है, सिंपल। चल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पंचायत? पहला, a chairperson of a panchayat needs to directly addressed by the people in order to exercise the right to vote in the panchayat meeting. दूसरा,
ये सिर्फ गलजी की बनी, समझ ही नहीं आई। दूसरा, स्टेट लेजिस्लेचर हैज द राइट टू डिसाइड वेदर और नॉट ऑफिसेज ऑफ द चेयरपर्सन्स आर रिजर्व्ड फॉर SC STs और वुमेन। तीसरा, अनलेस डिसॉल्व्ड अर्लियर पंचायत कंटिन्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। ठीक है, यूनिक समझ है। पंजाबी मलेर कोटले दे विच जे पंचायत रिजॉल्व चल 5 साल चल रही ने, जो रिजॉल्व नहीं किते 5 साल चलन गया। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर मे बाय लॉ मेक प्रोविजंस फॉर ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द पंचायत। हाँ जी, फोर्थ ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम है भाई? अभी फिर वही बात है, इतना प्रवचन दिया है कि यार स्टेट लेजिस्लेचर मे डू दिस, स्टेट लेजिस्लेचर मे डू दैट। ये ठीक है, ये तो आपको पता ही है, ऐसा बोला गया है, ऐसा स्टेट लेजिस्लेचर्स को बोला गया है कि यार एक काम करा करो, चेयरपर्सन्स में भी डिपेंडिंग ऑन पॉपुलेशन, डिपेंडिंग ऑन दिस SC STs वुमेन के लिए रिजर्वेशन कर दो, वुमेन के लिए 1/3 कर दो, SC ST के लिए ये कर दो। पर ऐसा नहीं है कि चेयरपर्सन की कंपलसरीली आपको बता ही दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने कि अभी करनी है और इसी मैनर में करनी है और ऐसे इलेक्शन करना है। वो स्टेट लेजिस्लेचर हैज द राइट टू डिसाइड कैसे करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, कितनी करना चाहते हैं। सो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन एंड दिस इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हाउ मेनी आइटम्स? अच्छा, वेरी गुड, 29। विद रेफरेंस टू पंचायत which of the following are correct? 50% seats shall be reserved for women of SC ST. 1/3 seats will be reserved for women of SC ST. चलो ये लो, मैंने 50% की जगह पे 1/3 कर दिया, 1/3। अब ये स्टेटमेंट ठीक होगी? अभी भी इनकरेक्ट है। हाँ, ग्राम सभा इज अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पीपल लिविंग इन द विलेज। पिंड दे विच तो निका जा बच्चा भी रहता, जिन्हों बच्चे है ना, रहता है ना, बुलाते हो इधर, वो देखिए गॉड करता है छोटा जा, वो भी तो होता है। ठीक है, देयर विल बी अ पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल एज वेल। ये ऑप्शन एक बात से बनी नहीं है, मेरे को लगता है मिसप्रिंट हो गई। ये ऑप्शन जो है ये प्रॉपर प्रिंट नहीं, एक ऑप्शन बनाते हैं। देयर शैल ऑलवेज बी, देयर विल ऑलवेज बी अ पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल। फिर ये ऑप्शन गलत है, क्यों? 20 लाख से अगर कम पॉपुलेशन है तो ब्लॉक लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायत किसी ने नहीं पढ़िया होया पंचायत दे बारे। एक सेकंड भाई सुनो, 3 लेवल पे पंचायत होती है। एक है विलेज पंचायत, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राम पंचायत, ग्राम सभा क्यों बोलेंगे। दूसरी है ब्लॉक लेवल पे, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट लेवल भी इसी का नाम है, ब्लॉक लेवल भी इसी का नाम है, और क्या बोलते हैं? पंचायत समिति। एक होती है जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट पंचायत या फिर जिला परिषद। मेंबर तीनों के डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, मेंबर तीनों के डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, और जो चेयरपर्सन है वो इनडायरेक्टली नहीं, वो डिपेंड करेगा स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर। हो सकता है मैं कर्नाटका का CM हूं, मैं बोलूँ मैंने चेयरपर्सन भी डायरेक्टली इलेक्ट कराने हैं, पावर है मेरे पास, तो एज उसने बोला। सिंपल, क्लियर? चलो जी, ऊपर के हाँ इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे। विलेज लेवल के मेरे पास ऑप्शन है भाई, वुमेन रिजर्वेशन कितनी है? 1/3 वुमेन रिजर्वेशन है, बट वो हॉरिजॉन्टल है। मतलब अगर से मान लो टोटल 9 सीट्स हैं तो वुमेन के लिए कितनी रिजर्व होंगी?
3 रिजर्व होंगे। बट इस 3 में क्या होएगा कि मान लो कोइंसिडेंटली 33% इस जगह पे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब भी थी, उनके लिए कितनी सीट्स रिजर्व हो जाएंगे? उनके लिए भी 3 रिजर्व हो जाएंगे, मोटा मोटा 1/3। आगे हो गया भाई। उनके लिए भी 3 रिजर्व हो जाएंगे। पर वो होगा क्या कि जो सीट्स 3 रिजर्व हुई है शेड्यूल कास्ट के लिए, उसकी भी फर्दर डिवीजन हो जाएगी। एक सीट हो जाएगी 1/3 ऑफ 3 सीट्स जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हुई है, वो शेड्यूल कास्ट वुमेन के लिए रिजर्व हो जाएगी। तो 1 सीट चली जाएगी शेड्यूल कास्ट वुमेन को, 2 सीट्स चली जाएंगी शेड्यूल कास्ट मेन को। नाउ हमने वुमेन को ओवरऑल कितनी सीट्स देनी थी? 3, उसमें से 1 चली गई शेड्यूल कास्ट वाली, 2 आ गई जनरल कैटेगरी में। तो वुमेन के लिए हॉरिजॉन्टली विद इन कैटेगरी भी इस तरह से रिजर्वेशन है। ठीक है जी। आपने पति पंचायत कॉन्सेप्ट सुना हुआ है ना? पति पंचायत कि है तो वो बंदा सरपंच वही है, बस सीट रिजर्व होगी, रोटेशन बेसिस पे अपनी वाइफ को खड़ा कर दिया कि चल भाई ये इलेक्शन लड़ रही है। नेशनल पंचायती राज डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 20। पक्की बात है? 24 अप्रैल। वाई है? क्या अमेंडमेंट हुई थी? 70। अच्छा पक्का यही है? 2 अक्टूबर नहीं है? 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? पहली पंचायत। कौन प्राइम मिनिस्टर था? नरसिम्हा राव के पास में सारी चीजें हैं। जवाहरलाल नेहरू। कहाँ? राजस्थान में नागौर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 1960 नहीं है यार, कौन सा ईयर है? 59। The provision of Panchayat Extension to the Scheduled Area Act 1996 PESA सुना हुआ था ना? ओके थोड़ा सा एक बार अब ठीक है। Provision of Panchayat Act 1996 PESA extend greater say to the local tribal community over common resources, provides greater devolution of power to scheduled tribes, extend provision of 73rd amendment to scheduled areas, bring scheduled areas under better control of local panchayats। किसी का सी के अलावा कोई और आंसर है? रेज योर हैंड। देखो भाई ये वो क्वेश्चन है जो आपको पेपर में आते हैं, आएंगे। हाँ जी। वाई नॉट ए, वाई नॉट बी, वाई नॉट डी? हाँ जी अभिमन्यु। वाई सी, वाई नॉट ए, बी एंड डी? The name of the act says that। Thank you। यार ये एक्ट ही यही है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बना दिया हमने। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बना के अब हम क्या कर रहे हैं, सारे जो देहाती एरिया है पिंडा दे विच ਆਪਾਂ पंचायती राज ले आए। आपको ना ये अगेन पंजाब से बाहर कौन कौन नहीं गया, मतलब साउथ इंडिया सेंट्रल इंडिया कौन कौन नहीं घूमा, नॉर्थ ईस्ट कौन कौन नहीं घूमा? मेजॉरिटी ऑफ यू। भाई सुनो, पैसे जोड़ा करो, चाहे लोकल ट्रेन में ट्रैवल करो, घूमा करो, पैसे जोड़ा करो, घूमा करो, बहुत जरूरी है विकास के लिए अपने मानसिक। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं पर्सनली अपना एक एग्जांपल बताता हूँ। आई वॉज बोर्न एंड रेज्ड इन दिस सिटी, पर मान लो जैसे मैं पैदा हूँ, चलो जी, आई कम फ्रॉम द सो कॉल्ड ब्राह्मण फैमिली, गुड टू डू, चंडीगढ़ में सब कुछ,
तो मेरे को ना यार माइनॉरिटी कैसा फील करेगी ना, ये कभी पता नहीं लगेगा। मैं एक ऐसी जगह पे, एक ऐसे राज्य में रह रहा हूँ जहाँ पे मेजॉरिटी है, जहाँ पे ये है, जहाँ पे वो है। उसके बाद में मान लो एक दिन मैं चला जाता हूँ इंग्लैंड, वहाँ पे मेरे को पता लगता है कि यार मेरी पूरी रेस ही माइनॉरिटी है यहाँ पे, लेट अलोन मेरी कास्ट, मेरा रिलीजन। वहाँ पे मेरे को पता लगता है कि यार जो चीज़ें मेरे इतनी वैल्यू करते थे कि यार साड़ी तो गाली बखरी है, वो पता लगता है कुछ है ही नहीं। एंड सो ऑन एंड सो ऑन। आप जितना ट्रैवलिंग से सीखते हो, आपके अंदर से जेनोफोबिया, रेसिज्म, कास्टिज्म, ये इज्म, वो इज्म बेटा बहुत कम होता है। आप थोड़े सॉर्टेड होते हो और दाल रोटी का रेट भी पता लगता है, ठीक है। तो ट्रैवलिंग तो बहुत ज़रूरी है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि बड़े बड़े जितने भी प्रॉफिट्स हैं बहुत ट्रैवल करते थे। अगर आप इंडिया में जाओगे, आज 2022 की बात कर रहा हूं, 2022 में ऐसे ऐसे इंडिया में ट्राइबल एरियाज हैं जहां लोग कपड़े नहीं पहनते। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अंडमान निकोबार, आई एम टॉकिंग अबाउट मेनलैंड इंडिया, ठीक। वहां पे उनके अपने ही रिचुअल्स हैं। अब अगर आपने ट्राइबल कम्युनिटी को कोवैक्सीन देनी है तो कोई तरीका तो होना चाहिए, कोई एडमिनिस्ट्रेशन तो होनी चाहिए। तो वो कैसे करें, उसके लिए इन्होंने ये किया कि जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो हम एक्सटेंड कर देते हैं इनके ऊपर भी, ट्राइबल शेड्यूल्ड एरियाज के ऊपर भी। बट किस तरह से? इन अ वेरी हार्मोनाइजिंग वे। हर वो क्लॉज, हर वो पॉइंट जो ट्राइबल वैल्यूज के साथ में मेल नहीं खा रहा, वो हम नहीं एक्सटेंड करेंगे। अगर मान लो नॉर्मल जगह पर डीसी के पास कोई पावर है तो यहां पे क्या कर देते हैं हम, किसको दे देते हैं? वो ग्राम सभा। अगर आपको कभी भी PESA के ऊपर तुक्का लगाना है, कैलकुलेटिव गेस लेना है, दो वर्ड्स आपको ढूंढने हैं। पहला, हर वो ऑप्शन जो ग्राम सभा को पावर दे रही होगी कंपेयर टू किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस को, वो ऑप्शन ठीक होगी। हर, समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? पंचायती राज में मैंने डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को पावर दे दी, मैंने IAS को पावर दे दी, मैंने SDM को पावर्स दे दी, इन सबके पास पावर एडमिनिस्ट्रेशन है। PESA में वो सारी पावर्स हम किसको देते हैं? ग्राम सभा को, कि ट्राइबल इकट्ठे हो जाए भाई, उनकी सभा के पास ही पावर है। नंबर 1। नंबर 2, हर वो ऑप्शन जिससे आप ये इन्फर करेंगे कि लोकल ट्रेडिशन, लोकल कल्चर, लोकल वैल्यू प्रोटेक्ट हो रही है, चाहे आपने कभी पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा, आप कैलकुलेटिव गेस लगा के उसको टिक कर दो। हर वो ऑप्शन जो इसकी ऑपोजिट है, अपार्ट फ्रॉम शिफ्टिंग कल्चर, हर वो ऑप्शन जो इसकी ऑपोजिट है, जो बोल रही है कि हमने इनको मॉडर्नाइज कर देना, सबको टाइयां पहना देनी है, इस नेचर की जो है वो रॉन्ग करके आनी है। ये कैलकुलेटिव गेस अगर आप ये दो लेके रखेंगे, अगर आपने प्रोविजन नहीं पढ़ा तो भी आपका आंसर ठीक होगा। हर वो ऑप्शन जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की है, जो ग्राम सभा को स्ट्रेंथन करती है, तुक्का मारा हो ठीक है। हर वो ऑप्शन जो ग्राम सभा को वीक करती है और पावर ग्राम सभा से, चाहे ऐसा नहीं कि CM को दे रही है, चाहे किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस को ही दे रही है, वो ऑप्शन इनकरेक्ट कराओ। समझ आया आपको PESA है क्या, किन लोगों के लिए? चलो, Ashok Mehta committee was constituted to make recommendation on which one of the following issues? पंचायती राज सिस्टम। किसने अपॉइंट किया था अशोक मेहता कमेटी? जनता पार्टी, मोरारजी देसाई और उन्होंने, ठीक है। क्या बोला था अशोक मेहता ने? बलवंत राय मेहता। कितने लोग हैं ये? 3। अशोक मेहता कितने लोग हैं? 2। ये भी एक ही है। सन्नी देओल भी बोलते हैं ना बलवंत राय के कुत्तों। ये है 3 टियर, ये है 2 टियर, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बच्चे। हाँ, ठीक है। चलो भाई, चलो अब हो रही है बच्चे, चलो आओ। Which one of the following amendments to the Constitution of India made it mandatory to conduct periodic elections to the local government bodies? हाँ जी, 73rd। सिंपल है ये तो, बहुत सिंपल है, ये सबको आता हो। चलो,
एक दो क्वेश्चन अब अच्छे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर करेक्ट? पहला, इट मेक्स इट मैंडेटरी फॉर ऑल स्टेट्स टू एस्टैब्लिश अ 3-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। व्हाई? मे और मे नॉट, ओके। Representatives should be directly elected for 5 years. ये तो ठीक है, members should be directly elected for 5 years. There should be a mandatory reservation of 1/3 of all seats in all panchayats at all levels for women. तो क्या आंसर है इसका? 2 and 3. हाँ जी सर, कि नाम भूल गया मैं आपका, हरप्रीत। हाँ जी, हाँ जी। कोई स्टेट बताओ जिसकी 20 लाख पॉपुलेशन नहीं है। कोई हैगी इंडिया जिसकी 20 लाख भी पॉपुलेशन ना हुए? पूरी स्टेट। गोवा की कितनी पॉपुलेशन है? 8-9 लाख होंगे। सिक्किम 6.5 लाख। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये तो सिंपल है। द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी पर्सन टू बी मेंबर ऑफ पंचायत इज 25, 21। अब पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्री मैच्योर, ये तो कर लिया हमने, ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। लो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज इज नॉट कनेक्टेड विद पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस? पीवीएन राव नहीं है, एलएम सिंह भी है, बाकी दो तो हमने करी ली। चलो जी, कौन बताएगा पीवीएन राव कमेटी किस चीज के कॉन्टेक्स्ट में है? हाँ जी, ओए स्टैंड अप, ना लड़ा। हाँ और रुक जाओ यार, खड़े हो, खड़े हो। खड़ा तो हो, खड़ा नहीं हो जाता। आई नो यू, है ना, अपनी पुरानी जान पहचान है। अच्छा, डिफरेंट लग रहे हैं ना। आपने इस बार पीसीएस का इंटरव्यू दिया था ना? हाँ हाँ, मेरे को याद आ गया। नाम? हाँ, आपका हरियाणा एचसीएस का भी हुआ, प्रीलिम्स हुआ है। बैठ, ठीक है। 10 बजे आंसर, 10 फिर है। बैंकिंग, बैंकिंग जो जिस, सुनो भाई, ये यहाँ पे इसने डाला, इसने भी टीयर सिस्टम ही दिया था। इसने बोला था सबसे ऊपर लिखते हैं आर एसबीआई, एसबीआई के नीचे नाबार्ड वाबार्ड लगा देते हैं, एंड देन सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक, ठीक है जी, समझ आ गया। बैंकिंग रिलेटेड है ये। चलो, Which one of the following articles directs the state to organize village पंचायत? 40, ठीक है। लो सर, आपके मेंस में काम आएगा भी हरियाणा एचसीएस में। एक बात बता रहा हूं, गांधी, भगत सिंह, सुभाष, नेहरू, पटेल, लाजपत राय, तिलक, कोई फ्रीडम फाइटर उठा लो, कोई पेंडू नहीं है। सारे कहां से आते हैं? शहरों से, पढ़े लिखे अर्बन लोग, विलायती, आधे से ज्यादा तो पढ़े भी बाहरी। सिमिलरली अगर आप इंडिया की हिस्ट्री उठाओ, इंडिया की हिस्ट्री कहाँ की हिस्ट्री है? अर्बन हिस्ट्री, लखनऊ, कानपुर, बॉम्बे, अभी मॉडर्न भी अगर हम देखें, पुराने पुराने लाहौर। इंडिया हमेशा से शहरी रहा है। पुराने हड़प्पा के टाइम से बहुत शहरी होते थे हम। पिछले 300-400 साल से क्या हो गया? रूरलिफिकेशन हो गई। ग्रामीणीकरण जो है पिछले 300-400 साल की चीज है। पहले बहुत अर्बन सिविलाइजेशन होती थी। ये हम्पी, साउथ इंडिया में चले जाओ, कोई भी आपको जगह मिलेगी जो बहुत अर्बन होते थे। डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी रिप्रेजेंटेड सच एन अर्बन सिविलाइजेशन, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ऑल आर फ्रीडम फाइटर्स वर फ्रॉम अर्बन एरिया। पंचायतों पे कम से कम इतना तो इन्होंने एहसान किया कि आर्टिकल 40 में लिख दिया था कि यार पंचायतें बना लेना डीपीएसपीज में। अर्बन लोकल बॉडीज में वो भी नहीं किया। आज भी 2022 में चंडीगढ़ से 5-5 किलोमीटर बाहर चले जाओ, जो शहर है उनमें ओपन ड्रेनेज है। चाहे अम्बाला चले जाओ, चाहे पटियाला चले जाओ, नालियां खुली पड़ी हैं।
अभी मेरे एक स्टूडेंट IAS बने थे 3 साल पहले, उनके वहां पे एक रिपोर्ट डिस्कस हुई है, अगर इंडिया को सस्टेन करना है तो आपको कम से कम 500 शहर चाहिए। ये शहर जो आपके एग्जिस्टिंग है ये सस्टेन नहीं कर सकते। बंदा सोच रहा है मैं चंडीगढ़ आ जाऊँ, बंदा सोच रहा है मैं बॉम्बे चले जाऊँ, मैं दिल्ली चले जाऊँ। यू नीड 500 मोर सिटीज। अभी पहली बार ढंग से नई सिटीज बनाने का और उनको अर्बनाइज करने का ये 100 स्मार्ट सिटीज वगैरह वाला मिशन आया है। क्लियर? अब होता क्या अर्बन लोकल बॉडीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हाँ भाई 2 मिनट तेरना लाने में 10 की प्रॉब्लम है। लो इनकम ट्रैप। जो आपके अर्बन बॉडीज हैं इनके पास पैसे कहां से आएंगे? कहां से आते हैं? आपके यहां पे प्रॉपर्टी टैक्स लगा दे अगर, कोई नहीं दे रहा, सीएम ही नहीं लगाने देगा। सीएम को पता है कुछ पैसे मेरे पास इकट्ठे नहीं होने, लोगों ने मेरे को वोट नहीं डालनी, आ चंगा भगवंत मान चुनिया सीगा, नहीं तो नवे टैक्स लाते। पार्किंग के पैसे, मैक्सिमम जगहों पे पार्किंग साल 2 साल बाद बंद हो जाती है। लाइट चाहिए, रोड चाहिए, पार्क्स चाहिए, ये सब चाहिए, बिन्स चाहिए, सिस्टम चाहिए, पैसे है नहीं, कोई पैसे देता नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ करते तो है नहीं एमसीज वाले, इसलिए कोई पैसे देता नहीं। इसलिए क्यों? कुछ करते तो है नहीं, इसलिए कोई पैसे देता नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ करते तो है नहीं। इकोनॉमिक सर्वे बोलता है अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में ये बात। लो इक्विलिब्रियम ट्रैप बोलते हैं इसको, नॉट इनकम, लो इक्विलिब्रियम ट्रैप। एक अजीब सा इक्विलिब्रियम बन गया इंडिया में, गंदे गंदे शहर, गंदी गंदी एमसीज, ना पैसे ना अच्छे शहर। इकोनॉमिक सर्वे में प्रॉपर चैप्टर है। तो अर्बनाइजेशन जो है हमारे यहाँ पर प्रायोरिटी में ही नहीं था। डीपीएसपी में भी अगर आप आर्टिकल 40 पढ़ोगे सिर्फ पंचायत की बात की है, अर्बन लोकल बॉडीज की बात भी नहीं की। और किसानी करने में ऑनर की बात है, पेंडू होने में कोई ऑनर नहीं है। साफ सफाई होनी चाहिए यार, सैनिटेशन होनी चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, लेकिन उसको आप प्रायोरिटी पहली बार पिछले 2-4 साल से होनी शुरू हुई है। आप तहसीलदार बनोगे तो आपको पता होनी चाहिए बात। चलो आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स 40, चले आगे। 32 क्या करता है? 48 क्या करता है? वाइल्ड लाइफ। 47 क्या करता है? दारू बंद करती है ना, गांधी जी बोल के कहते हैं कि इंटॉक्सिकेंट्स नहीं पीने। आर्टिकल 51 क्या करता है? If a panchayat is dissolved, the elections are to be held within अगर ना हो तो हाँ जी की कर देंगे, पंचायत सेक्रेटरी ला देंगे, वो की करता है, वो चलाई जाता है। बहुत बड़ा हमारी कंट्री में मजाक है ये। लिखा हुआ है 6 महीने, बिहार में 22 साल बाद एक जगह पंचायती चुनाव हुए थे, कराते ही नहीं, कोई नहीं पावर शेयर करके राजी नीचे। चले आगे। विथ इवन जो रिपोर्ट्स भी होती हैं फाइनेंस कमीशन की, CAG की रिपोर्ट जो स्टेट लेजिस्लेचर में रखी जाती हैं, पढ़ते ही नहीं, कोई डिस्कशन ही नहीं होती उसके ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अर्बन एरियाज? टाउन एरिया कमिटी, पोर्ट ट्रस्ट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड कंटोनमेंट बोर्ड। पक्का? क्या होती है टाउन एरिया कमेटी? स्मॉल जो छोटे टाउन है, राजपुरा टाउन, वहां पर टाउन एरिया कमेटी बन जाएगी। क्लियर? वो ऐसे ही काम करेगी जैसे एमसीज पंचायतें करती हैं। पोर्ट ट्रस्ट अदानी ने बना रखा है, अदानी के पोर्ट से वहां पे हजारों लोग काम करते हैं, तो रेजिडेंशियल एरियाज भी बन गए, वहां पे एक ट्रस्ट बना दी, वो एक सरकारी बॉडी की तरह काम करेगी, तो वो भी अर्बन एरिया बॉडी होती है। अदानी ने, मैंने सुना है उसको वॉरेन बफे को पीछे छोड़ दिया कल परसों। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये तो है ही है लार्जेस्ट बॉडीज के लिए। कैंटोनमेंट बोर्ड्स है ना, जो कैंट्स होते हैं आर्मी एरिया, ये भी, तो ये सब अर्बन एरिया में आते हैं। चले आगे। द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया वॉज सेटअप एट कैलकाटा। कहाँ थे?
कौन से सन में, कौन सी सेंचुरी में? एनी कन्विक्शन और फॉल्स क्या है तू दस दे मैनू। 19th। हाँ, Lord Mayo's resolution of 1882 has been considered as Magna Carta of local self government। दोनों फॉल्स है, दोनों फॉल्स है। सबसे पहले थी हमारे पास मद्रास में 1688 आई थिंक 1668 1660s में सबसे पहले हमारे पास बनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन मद्रास, ना कि कलकत्ता। दूसरी चीज लॉर्ड रिपन का रेजोल्यूशन जो था उसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। मैग्ना कार्टा क्या है? रेजोरेंट। हाँ, मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा वर्ड क्या है? हाँ जी, सन 1112 इंग्लैंड में। अब वो बोल रहा, बोलो जोर के बोल। हाँ, जिद्दा से कहते ना गूगल कर ले, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ नहीं सर्च कर ले, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ कोलगेट कर ले, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ नहीं ब्रश कर ले। उदा मैग्ना कार्टा जो अपने आप से नाउन बन गया। ठीक है क्या? जैसे एज ही राइटली सेड, इंग्लैंड के राजा ने एक बिल ऑफ राइट दिया था, लोग खड़े हो गए थे, यार कमाल दी गल है तेरी, सानू भी कुछ राइट्स दे दे। तो वही डेफिनेशन ही बन गई उस चीज की कि यार राइट्स देने को हम बोलने लग जाते हैं मैग्ना कार्टा डॉक्यूमेंट। तो लॉर्ड रिपन से पहले कौन आया था? लिटन, है ना, वो बहुत लड़ाका था, ऐसा बोलते हैं, ये थोड़ा बेटर था उससे। तो लॉर्ड रिपन का रेजोल्यूशन 1882 का इसको बोलते हैं, और लॉर्ड रिपन को हम और क्या बोलते हैं? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग म्युनिसिपैलिटीज। फर्स्ट, 3 types of municipalities are there to govern urban areas. पहली ऑप्शन, there are 3 types of municipalities to govern urban areas. Town area committee is a semi-municipal authority set up for the administration of a small town. A municipal corporation is for a small urban area. Which of the following are correct? 1 and 2. 3 types कौन कौन सी है? पहली नगर पंचायत, नहीं क्या बोलते हैं उसको, क्या वर्ड क्या यूज होता है इसके लिए? नगर निगम। ये किसके लिए यूज होता है? वो एरिया जो ट्रांजिशन में है, अर्बन एरिया, रूरल एरिया से धीरे धीरे अर्बन बन रहा है। मान लो बनूड़ दे नेड़े तेड़े कोई एरिया होवे, हौली हौली अपना रूरल तो शहरी होना शुरू हो गया, उत्थे जिहड़ी कमेटी बनूगी उन्होंने ਆਪਾਂ कहते हैं कि नगर निगम या नगर पंचायत, ऐसे वर्ड यूज होते हैं, नगर कॉर्पोरेशन। दूसरी म्युनिसिपल काउंसिल, ये किसके लिए होती है? ये है स्मॉल अर्बन एरिया के लिए। यहाँ पे आप क्या करते हो, एक एरिया को लेते हो, उसको डिवाइड कर देते हो वार्ड्स में। वार्ड्स में डिवाइड करके चुनाव होते हैं, काउंसिल के चुनाव होते हैं ना, काउंसलर बनया बंदा साढ़े तो, ठीक क्यों क्या बस यार कुछ भी नहीं होया। अच्छा फिर ठीक, काउंसलर बनया बंदा साढ़े तो, ऐसे काउंसलर वो हो गए। फिर जो बड़े बड़े एरियाज है जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, जो बहुत बेंगलोर, इनकी बनती है कॉरपोरेशंस। जैसे आपके यहाँ पे काउंसलर चुने जाते हैं, वहाँ पे कॉरपोरेटर चुने जाते हैं, उसको बोलते हैं कॉरपोरेटर। उसके पास भी बहुत पावर होती है। ये हमारे यहाँ पे मेयर के पास इतनी पावर नहीं है। इंडिया में मेयर एक सेरेमोनियल फिगर है। ऑन दी अदर हैंड, इफ यू लुक एट से ब्लूमबर्ग न्यूयॉर्क का मेयर था, ठीक, यूएसए में, या अभी वो है एक शाहिद खान करके बंदा है जो लंदन का, हाँ वो मेयर है। उधर मेयर को बहुत पावर्स दी गई है, क्योंकि वो कंट्रीज है जहाँ पर लोकल बॉडीज ही चलाती है डे टू डे फंक्शन सारे के सारे। इवेंचुअली इंडिया भी 100 साल बाद दिल्ली से नहीं चल रहा होगा अगर ये प्रगति करेगा।
तो चंडीगढ़ से भी नहीं चल रहा होगा और जबलपुर से ऐसे कैपिटल से नहीं चल रहा होगा, कहाँ से चल रहा होगा? लोकल बॉडीज, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अगर आपके स्ट्रांग है तो ही आपको डेवलपमेंट होगी। दिल्ली में बैठे बंदे को क्या पता है? दैट इज द वे टू गो फॉरवर्ड। नाउ नेक्स्ट, म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। यस और नो? सेकंड, technology and governance are among the parameters to assess and analyze performance of Indian municipalities under MPI. म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स होता क्या अभी? हाँ जी, आपने ये सब चीज सुनी है कि चलो एनीवेज, हाँ जी, वाइल्ड गेस बी है आंसर, तो ठीक है तेरा, बिल्कुल ठीक है। हाँ डी, बी क्या होएगा? अब कैलकुलेटिव गैस लो होगा क्या? आंसर ठीक है बच्चे आपका, बी आंसर है। क्या हो गया? लाउडर लाउडर, खड़ा होके बोल। क्या क्राइटेरिया इस पे करते हैं? लाइक सैनिटेशन, टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस। अलग अलग राज्यों की म्युनिसिपैलिटीज कितने अच्छे से काम कर रही हैं, इसकी मैं रैंकिंग करने शुरू कर गया। अब रैंकिंग कर रहा हूं तो किसी बेसिस पे करूंगा, तो लाइक शी हैज सेट, हृदयपीत नाम है आपका, हाँ, हृदयपीत हैज सेट की क्या होएगा? गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी कितनी यूज कर रहे हैं, इंक्लूसिवनेस कितनी है, कितने अच्छे से चल रहे हैं, उस क्राइटेरिया पे उनका इंडेक्स दिया जाता है। कौन सी मिनिस्ट्री देती है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। वेरी गुड, समझ आ गया आपको ये? हाउसिंग एंड अर्बन। तो आपको आता था तो फिर क्यों बोला आता नहीं? अच्छा अच्छा, ठीक है, चले आगे। तो इसकी पहली ऑप्शन है इनकरेक्ट, दूसरी ऑप्शन है करेक्ट, 2 ओनली। Which of the following statements relating to 5th schedule is correct? It relates to special provision for the administration of areas other than Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. Tribal advisory council are to be constituted to give advice under the 5th schedule. Next, governor is not authorized to make regulations to prohibit or restrict the transfer of land by or among the members of scheduled tribes. Governor of a state in which there are scheduled areas have to submit report to the president regarding the administration of such areas. क्या आंसर है इसका? ए ऑप्शन आंसर है इसका। वाई है? हाँ, तो फिर इतने की लिखा है अदर देन। इट रिलेट्स टू स्पेशल प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन एरिया इन दिस स्टेट्स अदर देन। ठीक है, सी। चले आगे। The provision of the 6th schedule of Indian Constitution are applicable in which of the following states? त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड। हाँ बताओ कौन सी अभी 6th शेड्यूल में कौन कौन सी आती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। हाँ, अब लगा दिमाग, क्या होगा इसमें? त्रिपुरा, सिंपल। चलो जी। Who has the power of annulment or suspension of acts and resolution of autonomous districts and regional council? पहली बात, autonomous districts और regional council होते ही क्या है, कौन बताएगा? हाँ जी। जैसे असम है ना, वहां पे मैं 2 चीजें कर सकता हूं। देखो, आपको ये 2 वर्ड समझने हैं, एक जगह है डिस्ट्रिक्ट और एक है रीजनल। रीजन का मतलब क्या है कि वो जो डिस्ट्रिक्ट की लकीरें हैं उसको नहीं मान रहा है। इट कुड बी 2 डिस्ट्रिक्ट्स मिला के एक रीजन बन सकता है,
4 डिस्ट्रिक्ट मिला के एक रीजन बन सकता है, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई रीजन हो सकता है। ये वो एरियाज हैं। हुआ क्या, मान लो मैंने शोर मचा रखा है कि मेरे को यार बोडोलैंड एक अलग प्रदेश चाहिए। उससे पहले मैंने शोर मचा रखा था मेरे को बोडोलैंड नाम से एक अलग कंट्री चाहिए। अब मेरे को पैसिफाई करने के लिए उन्होंने क्या बोल दिया कि चलो यार एक काम करते हैं, एक एरिया जो रीजन है तुम्हारा, यहाँ पे तुम अपने हिसाब से चला लो, 10 पावर्स हमने तुम्हें दे दी आगे, तो वो एरिया हो गया ऑटोनोमस। तो बहुत सारे इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ पे स्टेट वे अप्लाई नहीं होते। बिल्कुल ठीक है। तो किसके पास पावर है? गवर्नर। गवर्नर पे किसी को डाउट? चले आगे। ये तो वही सेम क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। अभी J&K का जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है कौन सी तारीख को हुआ था? 5 अगस्त को, है ना? अच्छा। विद रिस्पेक्ट टू दिस कंसिडर द फॉलोइंग एंड विच ऑफ दीज आर करेक्ट। पहला, यूटी ऑफ J&K हैज प्रोविजन ऑफ बोथ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। सही है, रेज योर हैंड। नो, कन्विक्शन के साथ नो है, ओनली असेंबली। चलो जी। बोथ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख हैव प्रोविजन ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। दोनों के एलजी के प्रोविजन है। द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द कॉमन हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। हाँ जी। तो भाई सुनो ध्यान से, लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी और लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक। अब अमित शाह जी ने बोल दिया ये इंडिया का इंटेग्रल पार्ट है, ड्रामे करने नहीं, चुपचाप बैठ जाओ, जैसे बाकी स्टेट्स हैं वैसे ये स्टेट है। जितना एरिया पे मेरी चलती है वो एरिया तो मैंने इंडिया में मिला दिया, और जिस एरिया पे मेरी नहीं चलती, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जब रब ने मेहर करी तो वो भी लिया देंगे तो। आपके अभी यही बोल रहे ना होम मिनिस्टर अखिलेश यादव को पार्लियामेंट में चुपचाप ताड़ के बिठाता सीखा ना भी और किधर है कश्मीर। वो कह रहा ना पहले तो ये देखे कश्मीर है किसका, कह रहा तू कमला हुआ है, वो बंदे पागल है, पिछले 75 साल तो थे मर रहे ने, ठीक है। कह रहा सारा लाके दूंगा तुम्हें, मेरे को स्टेप बाय स्टेप थोड़ा टाइम दो। अब जब उसने ये किया तो लेजिस्लेटिव काउंसिल तो अबॉलिश, लाइक अभिमन्यु सेड। लेजिस्लेटिव असेंबली भी जो है इसको भी बस एक, जिसको बोलते हैं ना कि एक सेरेमोनियल सा इंस्टीट्यूशन बना के छोड़ दिया है। पब्लिक ऑर्डर, पुलिस या कोई भी स्ट्रॉन्ग पावर वो किसके पास नहीं है? लेजिस्लेटिव असेंबली के पास नहीं है। यूटी है, पुलिस जो आप कश्मीर में खड़ेगी आने वाले टाइम में किसकी होगी? वो सेंटर की पुलिस होगी। चंडीगढ़ की पुलिस है, जैसे आपने देखा होगा बड़े से बड़े बंदे को रोक लेते हैं भाई, है ना, रोक लेते हैं, अगले दिन अखबार में आता है जज साहब का हुआ चलान, है ना, बड़े से मंत्री का हुआ चलान, तो सेंटर की पुलिस है। अमन ठीक है भाई, है ना। हाँ, दूसरी चीज पुलिस होएगी, लॉ एंड ऑर्डर कौन देखेगा वहां पे? सेंटर देखेगा। और अगर कोई बड़ी फाइल कुछ लिस्ट दी है, वो फाइल अगर सीएम ने पास करनी है लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो फाइल किसके पास जाएगी? पहले सेक्रेटरी के पास। वो सेक्रेटरी जिसको किसने अब लगाया होगा? सेंटर ने। वो एलजी के पास, फिर उसके बाद में अगर वो ठीक लगेगा तो पास होएगी। कौन सी चीजें ऐसी हैं जो सीएम खुद कर सकता है वहां पे? मैक्सिमम किस नेचर की चीजें? पार्क बनाने, उनपे क्यारियां लगानी है। तो बच्चे लेजिस्लेटिव काउंसिल की पावर नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर है, बिल्कुल ठीक है। और कॉमन हाई कोर्ट, ठीक। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी है। दूसरा, द यूनियन होम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। इट, हाँ जी, हाँ जी। थर्ड, इट इंक्लूड्स ऑल 7 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट?
फोर्थ तो ऑप्शन ही नहीं है, तो वैसे ही हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? टू ओनली। वाई? स्टैट्यूटरी बॉडी है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। दूसरा, इट डज नॉट इंक्लूड ऑल द स्टेट्स। क्या सिक्किम? अच्छा ठीक है, चले आगे। टू ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? पहला, इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन LG and the ministers, the opinion of the ministers prevail. The Delhi Assembly can make laws on all matters of state list and the concurrent list. Incorrect है। दिल्ली असेंबली, हाँ जी साहब, दिल्ली असेंबली केड़ी केड़ी चीज से लॉ नहीं बना सकती? पढ़ा नहीं है? अच्छा, हाँ जी। स्टेट लिस्ट नहीं बना सकती है? कंकर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैम, हाँ जी मैम 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 बह जाइए यार, प्रेशर न ले। हाँ नहीं, आइडिया नहीं है। अरे जिसको आइडिया होता, हाँ जी रुक जाओ भी, रुक जाओ। IIT रुड़की, हाँ जी IIT रुड़की के रोपड़, हाँ बताओ। पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, लैंड, इन पे नहीं बना सकती। ये तो है स्टेट सब्जेक्ट्स, अदरवाइज बाकी सारे बना सकते हैं। तभी तो दिल्ली वालों को जब पुलिस मिली तो वो ऐसे हो गए कि यार ये क्या हो गया, और कुमार विश्वास के पास पुलिस भेज दी, पंजाब पुलिस, पता ना आपको, वो कह रहे दंगे करांदा है। ठीक इसी हिसाब से अगर अरविंद केजरीवाल के पास जब ED और CBI और क्या कहते हैं उसको, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होएगा, फिर कोई साल लेके दिखाई। एनीवे चलो, द दिल्ली असेंबली कैन मेक लॉज ऑन ऑल मैटर्स ऑफ द स्टेट लिस्ट, ये इनकरेक्ट है। एंड लाइक इसकी बात करें कि हमने LG का ओपिनियन प्रिवेल करता है। एक चीज आपको याद रखनी है, कल भी एक बच्चा पूछ रहा था, सिचुएशनल डिस्क्रिशन और कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन में फर्क क्या होता है? वो आई गया जो पूछ रहा था, जो सबसे आगे चल रहा है। सुनो भाई, सिचुएशन क्या होती है? कोई ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस। कई बार ऐसा हो जाएगा कि कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस डेवलप हो गए कि आज मेरे पास में अपनी डिस्क्रिशन, अपनी मर्जी के साथ चलने की पावर है, वो प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट के पास पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिस्क्रिशन नहीं है। प्रेसिडेंट के पास पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिस्क्रिशन पावर नहीं है। सिर्फ अगर ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए जहां पे उसको अपनी डिस्क्रिशन यूज करनी पड़ जाए, बस वहीं पे है। और वो सिचुएशन है दुनिया में बस एक, जो मैंने आपको पहले ही बताई थी। वो क्या है कि क्या प्राइम मिनिस्टर मर गया। जब भी आपको एक क्वेश्चन आएगा कि यार यहाँ पे प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशन यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता, आपको अपने आप को क्या सवाल पूछना है कि क्या प्राइम मिनिस्टर मर गया। अगर उसका आंसर है यस, आइदर इन लिटरल सेंस और उसकी पॉलिटिकल डेथ होगी, मतलब उसका फ्लोर पे कोई प्राइम मिनिस्टर प्रूव नहीं कर पाया मेजोरिटी, उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हमने इसके साथ वोटिंग करा लो, रिजाइन लेना पड़ गया, तो भी अब वो मरी गया एक तरह से पॉलिटिकली। सिर्फ इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशन है। अदरवाइज डिस्क्रिशनरी पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास तो नहीं है, गवर्नर के पास है। गवर्नर के पास सिचुएशनल डिस्क्रिशन तो ये वाली है ही है जो प्रेसिडेंट के पास है। गवर्नर के पास कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिस्क्रिशन है। भगवंत मान ने एक लॉ पास किया, गवर्नर को चला गया, गवर्नर ने रिजर्व करता बिल, कहते भी यार मैं तो राष्ट्रपति को दिखावांगा। अब भगवंत मान कह रहे यार पास कर दे यार, साइन कर दे, कमाल है। वो बोलेगा ना,
मेरी डिस्क्रिशनरी पावर है, मैं उसके लिए रोक सकता हूं बिल। आप सीएम मेरे को और 100 चीजें बोलो, मेरे को माननी मेरे ऊपर मैंडेटरी है, पर ये मेरी डिस्क्रिशनरी पावर है। अब भगवंत मान लो सीएम ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆ ਸਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਵਰਨਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰੀ ਪਾਵਰ। ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਵਰ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ इंदिरा गांधी ने यह प्रॉब्लम प्रेसिडेंट के केस च फॉर वंस एंड ऑल सॉल्व करती सी 42nd अमेंडमेंट कि वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस बाइंडिंग है ऑन प्रेसिडेंट। मुरारजी देसाई ने आके थोड़ी जी एक ब्रीथिंग स्पेस देती प्रेसिडेंट को भी एक बार यार दोबारा जो तू कहना भी यार एक बार दोबारा कंसिडर कर लो तब भेज सकता है। नॉनदलेस इट इज मैंडेटरी ऑन द प्रेसिडेंट बट दैट इज नॉट द केस ऑन सीएम। हाँ जी लवप्रीता पूछो। हाँ जी आप गल की थी कल परसों, सुनो भाई दोबारा सुन लो। फार्म बिल पास किया मोदी ने राज्यसभा से, फिर वही बिल पास हो गया लोकसभा से, फिर वो चला गया रामनाथ कोविंद जी के पास, प्रेसिडेंट साहब के पास। इन द मीनवाइल सिंगू बॉर्डर पे लोग इकट्ठे हो गए, इन द मीनवाइल दिल्ली पे लोग इकट्ठे हो गए। मोदी जी को लगे यार मैं ना अभी इस बिल को पास नहीं करता, लोग बुरा मान रहे हैं, और वो प्रेसिडेंट को बोले कि सर एक काम करो, एक बिल अपनी पॉकेट वीटो एक्सरसाइज करो, अपनी पॉकेट्स पालो, डोंट टेक एनी एक्शन ऑन इट। तो प्रेसिडेंट क्या बोलेगा कि मैं नहीं करता, मेरी पॉकेट वीटो डिस्क्रिशनरी पावर है। बताओ नहीं तो बिल्कुल आपका ये मानना है कि डिस्क्रिशनरी है, तो क्या प्रेसिडेंट ये बोल सकता है कि यार तू कौन होता है मैनू कहने वाला भी मैं पॉकेट्स पाला, मेरी डिस्क्रिशनरी पावर है? नहीं कह सकता। फिर डिस्क्रिशनरी किवें हुई? क्योंकि बच्चे किसी को समझ नहीं आती, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। 99.9% लोग इस चीज को गलत पढ़ा रहे हैं, ये आपकी गलती ही नहीं है। ऑफलाइन ऑनलाइन यूट्यूब दिस ट्यूब दैट ट्यूब जितनी भी ट्यूब्स पे आप बैठते हो, देखिए जलील वाली हंसी है, सब जगह गलत पढ़ा रहे हैं। हाँ जी ज्ञानी जैल सिंह का केस डिस्कस करना है मेरे नाल, पोस्ट ऑफिस वाला। हाँ जी बैठो 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 सुनो भाई, आज है क्या डेट है आज? 28 अप्रैल। आज कोई बिल पास हुआ, प्रेसिडेंट के पास चला गया, प्रेसिडेंट को पता है कि 2 मई को, आज 28 है, 29, 30, 1, 2, 3 दिन का डिफरेंस है। 2 मई को ये सरकार जो है इसके 5 साल पूरे हो जाने, अगले चुनाव होने। 2 मई को इस सरकार के 5 साल पूरे हो जाने, अगले चुनाव हो जाने। और आज मोदी जी एक लॉ लेके आते हैं कि यार जो भी लोग एक दूसरे को व्हाट्सएप लिखते हैं मैंने पढ़ना है। राजीव गांधी जी यही तो कर रहे थे। राजीव गांधी जी पोस्ट ऑफिस, मैं आपको फिर दोबारा बोल रहा हूँ, इस देश में 2014 के बाद कुछ ऐसा नहीं होना स्टार्ट हुआ जो पहले नहीं होता था, सिर्फ परसेप्शन है हमारी ऐसी। राजीव गांधी जी बोलते सुनो, लोग आपस में क्या चिट्ठियां लिखते हैं मैं पढ़ूंगा, पोस्ट ऑफिस बिल है, लोग पता नहीं आपस में ना एक दूसरे को बोल देते यहाँ से सरकार को यहाँ घेर लेंगे। तब फोन नहीं थे इतने, तब इंटरनेट नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, तो अगर सरकार को घेरना है, मैंने एज ऑपोजिशन कुछ पॉलिसी बनानी है, मैं चिट्ठियों के थ्रू ही बनाऊंगा। तो कहते हैं कि यार ये मैंने जो है ये बिल लेके आओ कि सरकार पढ़ सकती है चिट्ठियां, लिखते हैं खून से स्याही मत समझना, और राजीव गांधी बैठा पढ़ रहा है। नाउ अब हुआ क्या यार, ज्ञानी जैल सिंह को पता है कि यार ये सरकार तो जा रही है 2 दिन में, ये सरकार जा रही है 2 दिन में, अगली सरकार जो आएगी
मैं उससे पूछ लूंगा तुम्हें बिल चाहिए कि नहीं चाहिए। अगली सरकार वीपी सिंह की आई, उसने बोला भी है सानू नहीं चाहिए बिल, विदहोल्ड करो इसको, डिलीट करो इसको बिल को। बट यहां पर अगेन ऐसी बच्चे सिचुएशन क्रिएट होगी कि प्राइम मिनिस्टर ही नहीं है, तो राजीव गांधी ने अपनी पॉकेट वीटो एक्सरसाइज कर ली कि 4 दिन बाद प्राइम मिनिस्टर ही नहीं है, इलेक्शन अनाउंस हो गए। समझ आया आपको कि इलेक्शन अनाउंस हो गए। बट उसके बाद में ज्ञानी जैल सिंह ने ये थोड़ी बोला कि यार मेरी पॉकेट में बिल है तो बात खत्म होगी। ज्ञानी जैल सिंह ने आते ही अगले प्राइम मिनिस्टर से पूछा कि ये बिल मेरी पॉकेट में है, क्या करना है इसका। या वो ना भी पूछता, वीपी सिंह आके बोलता कि यार राजीव गांधी एक बिल लेके आया था, तेरी पॉकेट में है, चल पास कर, तो वो क्या बोलता, मेरी डिस्क्रिशनरी पावर है, नहीं बोल सकता। समझ आया? एज लॉन्ग एज हमारी कंट्री में कोई प्राइम मिनिस्टर है जिसकी तरफ आप देख के बोल सकते हो कि प्राइम मिनिस्टर खड़ा है भाई, इसके पास फ्लोर में मेजॉरिटी है और ये जिंदा है, प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। इवन पार्डनिंग पावर भी उसकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। कोई पावर प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी नहीं है। हाँ जी सर, इस ग्राउंड पे इंपीचमेंट हो सकती है, बिल्कुल। सुनो, प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट का क्या ग्राउंड है कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग है, प्रेसिडेंट एडवाइस मान नहीं रहा तो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड नहीं कर रहा, इंपीचमेंट होएगी। क्यों नहीं होएगी? पक्का होएगी, बाकायदा होएगी। ठीक है जी। अभी भी किसी को कंफ्यूजन? ये बच्चे आपकी गलती भी नहीं है, जो बुक्स हम पढ़ते हैं ना, अब आगे आगे ना डीडी बासु पढ़ने का रिवाज रहा, ना फादिया पढ़ने का रिवाज रहा। अखबार भी, जैसे हमारे यहाँ पे बच्चे यूपीएससी के बहुत बच्चे एनरोल्ड हैं, वो हमें बोलते हैं आप डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस दो, हम देते नहीं क्योंकि भरत सर इसके बहुत अगेंस्ट है, राघव सर इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट है। राघव सर बोलते हैं कि सर जो बच्चा अखबार नहीं खुद पढ़ सकता ना, वो आईएएस कहाँ से बना दे। ये सिर्फ इंस्टीट्यूट्स, यूट्यूब, इन्होंने कल्चर तैयार कर दिया कि यार बच्चा खुद कुछ पढ़े ही ना, जिस्ट बना के दे रहे हैं बच्चों को, जिस्ट ऑफ नोट्स, कि 4 बंदे पढ़ के मेरे को बिल्कुल 2 चीजें बता दें, बस उससे मेरा ज्ञान जो बनेगा वो सुपरफिशियल ही रह जाता है। आपको नहीं, वो मैं वो कर रहा हूँ, पॉइंट आउट कर रहा हूँ, जनरल बोल रहा हूँ। तो बच्चे थोड़ा सा स्टैंडर्ड बुक्स आप पढ़नी, अगर आप पीसीएस की भी तैयारी करोगे, थोड़ा स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी आपको जरूरी है। तो उसमें स्टैंडर्ड बुक्स में टू स्टार्ट विद एनसीईआरटी तो प्लीज पढ़े पूरी। हाँ जी, आप बताओ किसी को कोई डाउट? गवर्नर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है? पक्की गल है होनी हुई जी, जिन्ना जो प्रभाव जब आगे कह रहे होंगे। गवर्नर के पास सिचुएशन डिस्क्रिशन है? गवर्नर के पास सिचुएशन डिस्क्रिशन है? उसके पास में भी है सिचुएशनल डिस्क्रिशन, गवर्नर के पास वो भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन भी है। ठीक है जी, चले आगे। This 69th Constitutional Amendment Act provided a special status to the UT of Puducherry. हाँ हाँ 69th ने, हाँ सुखविंदर, हाँ ये ठीक है गलत है? की कहती है पटियाला यूनिवर्सिटी, ठीक है गलत है? गलत है। अच्छा, की होना चाहिए राइट आंसर? दिल्ली होना चाहिए। अच्छा, द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 239B। 1, 2, 3 है। 239 के भी में क्या है? हाँ, गवर्नर के पास होगी ऑर्डिनेंस पावर, ना उसके पास भी नहीं है। 213 में है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 239 से क्या है? पुडुचेरी के बारे में होगा। चलो, ये दोनों रॉन्ग है। 69th अमेंडमेंट से क्या हुआ? दिल्ली को स्पेशल स्टेटस में। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज? NCST, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। वो अंकिता ने तो बना दी थी आज। क्या है इसका आंसर? सिंपल है ये, हो चुका पुत्र, ठीक। चलो, हु ऑफ द फॉलोइंग शेल कॉज
every recommendation made by the finance commission to be laid before each house of parliament. President, Speaker लोक सभा, Prime Minister यूनियन. फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट कौन रखता है? प्रेसिडेंट. फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में होता क्या है? हाँ जी बेटा, पढ़ा हुआ है क्यों होता है? फंड्स तो रिलेटेड होता कुछ. हाँ जी, दो चीजें अगर आपको पेपर में आए. एक जिसको हम बोलते हैं, पहली चीज जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल डेवोल्यूशन. वर्टिकल डेवोल्यूशन का मतलब क्या है? अगर कंट्री के पास जितना टैक्स इकट्ठा हुआ माइनस टैक्स इकट्ठा करने में जितना खर्चा हुआ उसको निकाल दे, पीछे जो पैसे रह गए, ठीक, अगर वो 100 रुपए हैं, ये 100 रुपए में से कितने पैसे सरकार, केंद्र सरकार अपने पास रखे, सेंट्रल गवर्नमेंट, कितने पैसे नीचे राज्यों को दे दे. सेंटर के पास कितने रहे, स्टेट्स के पास कितने रहे. तो ऐसा हो जाएगा, मान लो इन्होंने बोल दिया जी 42%, तो इसका मतलब क्या है कि 42% पैसा आपको नीचे दे देना है. अब आपने 42% हर 100 रुपये में से 42 रुपये नीचे दे दिए स्टेट्स को, इसको बोलते हैं वर्टिकल डेवोल्यूशन. दूसरी चीज, अब हमारे पास सिक्किम भी है 6.5 लाख लोग, हमारे पास यूपी भी है जहां पे दिन में 6.5 लाख पैदा हो रहे हैं, है ना सर, 25 करोड़. 6.5 लाख आगे पीछे हो जाए पता भी नहीं लगता कितने गए कितने आगे. नो, यूपी भी है और ये भी है. अब हमारे यूपी के भाई बहनों को ज्यादा पैसे चाहिए होंगे. कभी भाई बहन से समझा था है नहीं सर, पर जो तुसी कहते हो तो मान लेने. हमारे यूपी के भाई बहनों को ज्यादा पैसे चाहिए होंगे क्योंकि ज्यादा जनसंख्या है, ज्यादा स्कूल चाहिए, ज्यादा हॉस्पिटल चाहिए, ज्यादा सड़कें चाहिए, ज्यादा स्कीम्स चाहिए, ज्यादा पोलियो की दवाइयाँ, ज्यादा कोवैक्सीन दवाइयाँ एंड सो ऑन. तो स्टेट्स में ये 42 रुपए कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो? 42 रुपए तो ओवरऑल हो गए, ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो, इसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन. हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन में आपको, आई एम अज्यूमिंग राघव सर करवाएंगे, वैसे इसमें क्या होता है कि फाइनेंस कमीशन फॉर्मूला बना के दे देता है. उस फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट करते हो और पता लग जाता है कि किस स्टेट को कितने पैसे जाएंगे. उस फॉर्मूले की ही लड़ाइयाँ होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने फॉर्मूले में ये 10 चीज़ें लिख दी. एक मैंने लिख दिया पॉपुलेशन 1971 कि यार थोड़े पैसे हम इस आधार पे देंगे कि पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा है. 1971 का डेटा मैं उठा लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर मैं 1971 के आधार पे ही पैसे दूंगा, पॉपुलेशन तो 50 साल में चेंज होगी, किसी स्टेट में बढ़ गई, किसी में कम होगी. तो बोलते नहीं यार एक काम करते हैं, पॉपुलेशन 2021 भी ले लेते हैं, या वैसे 11 ली हुई है, 2011 वाले सेंसस की ले लेते हैं पैसे देने के लिए. अब साउथ इंडिया की जो स्टेट्स है वो शोर मचाती हैं, कहते हैं साड़ी ये गलती है भी असी प्रोटेक्शन यूज करते हैं. यूपी ने तो पॉपुलेशन के ना करवा दी, बांग्लादेश ने ना करवा दी, बिहार ने ना करवा, उसने बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल ने ना करवा दी. 11 करोड़ पॉपुलेशन ले गया बिहार. हमने एक तो पॉपुलेशन कंट्रोल की, ऊपर से हमें फाइनेंस कमीशन से पैसे भी अब कम मिलेंगे इस बात पे, क्योंकि तुमने डेटा चेंज कर दिया. नंबर 1, ऐसे उन्होंने डेटा उठा लेना है. दूसरी चीज, मान लो सरकार को लगता है कि यार इंडिया का एम है कि हम 33% एरिया में फॉरेस्ट बनाएंगे. अभी 23-24% के आसपास होता है अगर घरों के बाहर वाले पेड़ भी काउंट कर लो. तो हम क्या कर सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं कि जो स्टेट जितना ज्यादा फॉरेस्टिफिकेशन करेगी उतना हम उसको पैसे दे देंगे. तो मैंने मान लो यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया भी लिख दिया, ताकि ज्यादा फॉरेस्ट वाली स्टेट्स, या मेरे को ही पता है कि यार मैंने इंडस्ट्री की जगह फॉरेस्ट लगा देता हूँ, पैसे कहाँ से आएंगे, कोई ना फाइनेंस कमीशन से आ जाएंगे. सिमिलरली एक चीज आप याद रखना, पंजाब के लिए थोड़ी मतलब नॉट अ वेरी प्राउड मोमेंट. आपकी स्टेट में खर्चा जो आप 2 तरीके से कर सकते हो, राघव सर आपको करवाएंगे. एक होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर.
कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जब आपके कुछ एसेट्स बनते हैं, आपने कोई फैक्ट्रीज बनाई, आपने कोई बिल्डिंग्स बनाई, रोड्स बनाई, हाईवेज बनाए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जब एसएसपी साहब की वाइफ ने सब्जी लेने जाना है, 4 पुलिस वाले साथ जाते हैं, उनको तनख्वाह जा रही है, तो कहाँ से आ रही है? टैक्स पेयर्स मनी। ठीक, बच्चे आते हैं मेरे पास पढ़ने, 4 पुलिस वाले बाहर खड़े होते हैं, मैं डांट देता हूँ कि यार ये क्या कर रहे हो, मैं कि ऐसे थोड़ी आईएएस बनाने मैंने, आपको कौन सी सिक्योरिटी क्राइसिस है अंदर भाई। ठीक, तो ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो सरकार में आपने सैलरीज दे रहे हो, फालतू के खर्चे हो ही जा रहे हैं, इस तरह की चीजें। अब आपकी स्टेट कितनी प्रूडेंट है, कितने अच्छे से चलती है, खर्चे, आमदन और खर्चे इसमें कितनी ठीक है, इसको हम बोलते हैं फिस्कल डिसिप्लिन। फिस्कल डिसिप्लिन कितना अच्छा है आपकी स्टेट में। तो फाइनेंस कमीशन बोलता है एक काम करते हैं, एक ऐसी स्टेट उठाते हैं जो ना तो बिल्कुल छोटी हो सिक्किम गोवा की तरह, ना बहुत बड़ी हो यूपी की तरह, ना बहुत कंपैरेटिव एडवांटेज पे हो गुजरात की तरह की इतनी बड़ी, या महाराष्ट्र की तरह की इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, ना बहुत कंपैरेटिव डिसवांटेज पे हो उत्तराखंड की तरह की हिली एरिया और वेदर भी आता रहता है खराब। एक नॉर्मल स्टेट उठाते हैं और उनमें देखते हैं कि सबसे ज्यादा फिजिकल डिसिप्लिन किस स्टेट में है। तो वो जब इन्होंने देखा तो स्टेट आई हरियाणा। अब हरियाणा से को हमने एक स्टैंडर्ड ले लिया। अब स्टैंडर्ड स्टेट से आप कितनी दूर हो उतने आपको कम पैसे मिलेंगे, इसका मतलब उतना आप में फिजिकल डिसिप्लिन कम है। मोर हरियाणा लाइक यू आर, मोर फिजिकल डिसिप्लिन यू हैव। समझ आ गया? क्योंकि कल को मैं बोल सकता हूँ ना जी हरियाणा के पास तो होएगा ही, इनके पास तो कांडला पोर्ट है, इनके पास तो ये वाला पोर्ट है, इनके पास तो इतने पैसे हैं, कोई पोर्ट नहीं है। ठीक, मैं बोलूँ इनको तो होएगा, इनके पास तो 10 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, कोई नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यार हरियाणा में ऐसा है कि जी बाढ़ आई रहती है, बिल्कुल दंगा पीड़ित भी नहीं है। तो ऐसे एक स्टैंडर्ड से स्टेट उठाई। तो फिजिकल डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है राज्यों को इस चीज के लिए प्रमोट करने के लिए कि वो फिजिकल डिसिप्लिन दिखाएं। तो भाई फाइनेंस कमीशन से ज्यादा पैसे चाहिए, फिजिकल डिसिप्लिन दिखाया करो। अब हर एक स्टेट को इस तरह से इन्होंने क्राइटेरिया सेट कर दिया, हर एक स्टेट अपनी पॉपुलेशन की वैल्यू डाल देगी उसमें, मतलब फाइनेंस कमीशन ने डाल के देती है, पॉपुलेशन की वैल्यू डाल दी, फॉरेस्ट कवर की वैल्यू डाल दी, 1971 की वैल्यू डाल दी, 2011 की वैल्यू डाल दी, फिजिकल डिसिप्लिन डाल दिया, और ऐसे 5-6 पैरामीटर्स हैं, उनको डाल के जो वैल्यू आती है उस हिसाब से ये 42 रुपये स्टेट्स में बढ़ जाते हैं। किसी को डाउट? कभी कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया फाइनेंस कमीशन में तो हो जाएगा एड्रेस। आर्टिकल 280 में दिया हुआ है फाइनेंस कमीशन, हम करेंगे बाद में। चलो, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट भी कौन रखता है पार्लियामेंट में? प्रेसिडेंट। फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट की भी कोई वैल्यू नहीं होती थी इंडिया में, फॉर अ सिंपल रीजन, मैंने फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाई, पहले साल पहले प्राइम मिनिस्टर ने उससे इक्विवेलेंट एक बड़ी बॉडी बना दी प्लानिंग कमीशन, जो सारे काम फाइनेंस कमीशन ने करने तो प्लानिंग कमीशन को दे दिए, और उस बॉडी का चेयरपर्सन कौन है? प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। अब नेहरू से ऊपर थोड़ी हो गया फाइनेंस कमिश्नर, वही कल्चर चलता आया मोंटेक सिंह आलूवालिया मनमोहन सिंह के टाइम तक। फिर मोदी ने आके 2014 में प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश किया, फाइनेंस कमीशन को दोबारा एम्पावर करने की बात की गई। कौन है अभी फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन इंडिया में? एन.के. सिंह, ठीक है ना। फाइनेंस कमीशन इज अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी, यस और नो? है। क्या मतलब होता है इस बात का? क्या नाम है आपका? हिमानी, क्या मतलब है इस बात का? हाँ, मतलब ऐसे वर्डिक्ट्स नहीं दे सकती है, पर डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है, पेशी मांग सकती है, और ऐसी वाली चीजें कर सकती है। इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट एवरी ईयर। फॉल्स? वाई? 5 years। वेरी गुड। तो इसका हो गया 1 ओनली। नेक्स्ट, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, सुना हुआ ये? चलो, ही इज अपॉइंटेड बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर and enjoys the rank of cabinet minister.
प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अच्छा, सर्विस कंडीशन एंड प्रोसीजर फॉर रिमूवल आर मेंशन इन द कोड, नॉट मेंशन। पक्की बात है? ओके, नॉट करेक्ट पूछा है। इट वुड बी द ड्यूटी ऑफ द ऑफिसर to investigate all matters relating to safeguards for linguistic minorities. क्या करते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के स्पेशल ऑफिसर? जो माइनॉरिटी के राइट्स है, जैसे मैंने कल बोला था कि कोई टुल्लू भाषा है किसी स्टेट में माइनॉरिटी है पर कन्नड़ मेजॉरिटी है, ऐसे ऐसे करके, तो उन भाषाओं के लिए सेफगार्ड्स इंश्योर करते हैं। तो क्या क्या इन ऑप्शंस इनकरेक्ट है? 1 and 2, सी इज द आंसर। नेक्स्ट, with reference to special officer of linguistic minorities, consider the following. The Raja Mannar committee recommended to establish this office. At the union level, commissioner falls under the Ministry of Social Justice and Empowerment. ये आ सकता है, भी अच्छा क्वेश्चन है ये। रेज योर हैंड, राजा मन्नार कमेटी किस चीज के लिए थी? हाँ जी, सेंटर स्टेट रिलेशन। किसने बनाई थी? ये भी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने बनाई थी शायद, है ना? गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने बनाई थी शायद। बेसिकली क्या है ना, लिंग्विस्टिक्स को लेके इंडिया में डे 1 से ही मसले रहे। इंडिया में आज़ादी से पहले सिर्फ गांधी, क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी बोलते थे कि भाषा के आधार पे यार राज्य बना लोगे तो ठीक रह जाओगे। अगेन बंदा गांव कस्बा कस्बा घूमा हुआ था ना। तो जब देश बना, इन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पार्ट ए बी सी डी। पार्ट ए में डाल दी ब्रिटिश प्रोविंसेस, पार्ट बी में डाल दी प्रिंसली स्टेट्स, पार्ट सी में डाल दी चीफ कमिश्नर्स वाले एरियाज जो यूटी है आज, और पार्ट डी में डाल दिया अंडमान निकोबार। तो सबसे पहले जब शोर मचा कि लैंग्वेज के नाम पे स्टेट्स बनाई जाएं, तो सबसे पहले कमेटी बिठाई जिसका नाम था SK धार कमीशन। उसने क्या बोला, यार लैंग्वेज दे नाते स्टेट नहीं बनानी। किधे नाते बनानी है? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, नंबर 1। उसके बाद लेकिन फिर भी शोर थोड़ा सा चलता रहा। फिर बैठी दूजी JVP, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पताबी सीताराम। इन्होंने की क्या, लैंग्वेज दे नाम ते नहीं बनानी, है ना? इन्होंने भी क्या, लैंग्वेज दे नाम ते नहीं बनानी। बट ये क्या की कहते भी यार देखो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस इन सब बेसिस पे बनाओ। बट हाँ, अगर फिर भी विषय उठे जे हले भी लोगों को फिर भी जे हले चैन ना मिले, दोबारा कमीशन बनानी हुई बना लियो। हुण नेहरू ने भी मना करता, सारे ने मना करता। आंध्रा दे विच एक बंदा होया सिरीमल्लू, वो कहता मैं रोटी नहीं खानी। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए। मेरे घरे जे कोई कह दे मैं रोटी नहीं खानी, मेरे फादर साहब कहते जे इनू किसी ने रोटी देती, मैं नहीं खा लांगा जी, होता इतना ही कहता सी। ठीक है, अब बंदे ने कह दिया मैं रोटी नहीं खानी। 56 डेज भाई मर गया, मर जाता बंदा यार 2 महीने रोटी ना खा के। जब वो मर गया तो फिर थोड़ा स्ट्रगल हो गया शुरू। तो पहली आपकी लैंग्वेज के नाम पे स्टेट बनी आंध्र प्रदेश। कहते भी असी मद्रासी नहीं है, आपा तेलुगु हैं। वी आर नॉट तमिल स्पीकिंग पीपल, वी आर तेलुगु स्पीकिंग पीपल। स्टेट बन गई। जिद्दां ही स्टेट बनी, नाल दी नाल सरकार ने कहता भी यार एक कमीशन होर बैठा दो। फजल अली ने क्या बोला, लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स बनाई जा सकती हैं। हाउएवर इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। आपसी प्यार, आपसी इंटेग्रिटी, आपस में नेशनलिज्म, ये सब कॉम्प्रोमाइज ना हो, पर लैंग्वेज के नाम पे आप बना सकते हो। हुण इन्हें कहता, उस तो बाद अपने को बैठा, फिर जो कमीशन की रिपोर्ट आ गई, सरकार ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, एक सेकंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बॉडी बनाई, उसने एक्ट पास कर दिया। फजल अली ने बोला था 16 स्टेट्स बना देना, 3 यूटीज बना देना। सरकार कहती ना,
ਆਪਾਂ 14 स्टेट्स ਬਣਾਵਾਂਗੇ 6 यूटीज ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 14 स्टेट्स बनातियाँ 6 यूटीज बनातियाँ अपनी जी। चलो जी काम शुरू हो गया। उसके 4 साल बाद बन गया आपका गुजरात। 4 साल क्यों लग गए? बॉम्बे की लड़ाई हो गई थी। बॉम्बे चलाते थे मारवाड़ी गुजराती बिजनेसमैन, था महाराष्ट्र में। मराठे कहते ऐसी लेना है, गुजराती कह रहे थे यार हमें दे दो बॉम्बे। वायलेंट स्ट्रगल हो गया। आपने सुना होगा राज ठाकरे, बाल ठाकरे और यूपी बिहार के बंदे आज तो 10 साल पहले मार कुट के पहचान लग गए थे, लड़ाई जी हो गई सी। तो उस समय किसी ने बोला कि यार बॉम्बे एक सबका है, इनका अकेले का थड़ी है। तो ऐसे राज ठाकरे ने बोल दिया सबका नहीं है, हमने खून दे के लिए है। तो गलत स्टेटमेंट है, पर वो उसको किस चीज़ को रेफर कर रहे थे? इन्हीं 4 सालों को। वायलेंट दंगे हुए, बाल ठाकरे और ये सारे लोग तभी से एक्टिव होने शुरू हुए और इन्होंने बॉम्बे अपने पास रखा, गुजरात बन गया। अब तक जो यहाँ पे डिमांड थी, जहाँ बैठे हो, ये डिमांड थी सिख सूबे की। बट यहाँ पे अकल आ गई कि यार धर्म के नाम पे किसी को कोई स्टेट नहीं मिलेगी। यहाँ पे ना कोई हिंदू स्टेट बनती, ना कोई सिख बनती, ना पारसी बनती, ना जैन बनती, ना कोई नहीं बनती, बुद्धिस्ट बनती। सिख सूबे की डिमांड शेप लेगी पंजाबी सूबा, लैंग्वेज के नाम पे ले लो, हैंस पंजाबी सूबा डिमांड। एंड देन इवेंचुअली यू हैड व्हाट यू हैव। उसके बाद में फिर पूरा पेंडोरा बॉक्स खुल गया, ये डिमांड वो डिमांड। सेकेंड स्टेज में आपके पास हुई नॉर्थ ईस्ट की रीऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट स्टेज में आपके पास लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन हुई 70 के दशक में। ये सारा एरिया असम होता था। 70 के दशक में पॉलिटिक्स ऑफ एथनिसिटी हुई, नस्ल की राजनीति। मैं पहली क्लास क्या सी भी डॉबरमैन अल्शिएशन आप कहते ना सारे ह्यूमन बींग्स। तो कहते हैं कि हम भाई नागा हैं, हम असमी नहीं हैं, हम भूतियाज हैं, हम गारो नहीं हैं, हम खासी हैं, हम जैंतियाज नहीं हैं, हम मीज़ो हैं, हम नागा नहीं हैं। पॉलिटिक्स ऑफ एथनिसिटी, उससे आपका नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइज हुआ, यूटीज बन गई सारी अलग अलग, धीरे धीरे स्टेट का स्टेटस। तीसरी रीऑर्गेनाइजेशन सन 2000, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या हुआ? झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल जो उत्तराखंड बन गया। फिर उसके बाद जाते जाते मनमोहन सिंह जी दे गए आपको आखिरी दिन तेलंगाना। ठीक, सवेरे तेलंगाना बनाया, शाम को 5 साल पूरे। उसके बाद में मोदी जी ने आपको दे दिया आगे JNK। समझ आया कैसे रीऑर्गेनाइजेशन हुई है? तो लिंग्विस्टिक जो है वो सिर्फ पहले 10-12 साल की ही गेम थी। उसके बाद में अभी भी डिमांड होती है, पर अलग अलग इश्यूज पे होती है। चलो जी, राजा मन्नार कमेटी किस चीज के लिए बनी है? कल कराऊंगा आपको, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। ये राजा मन्नार और कौन कौन सी कमेटी है? पुंछी कमीशन और सरकारिया कमीशन। वेरी गुड, बस सब पढ़े लिखे हैं, सारे बैठे हैं तहसीलदार। Which of the following are related to the constitutional safeguards to minorities? Article 350B, Article 29, Article 352. टू ओनली किसका आंसर है? किसी का नहीं है। 1 and 2 किसका आंसर है? सबका ही है। ठीक, अरे 352 कहाँ से होगा? 352 में क्या है? इमरजेंसी। इमरजेंसी बिल्कुल ठीक है। इमरजेंसी का माइनॉरिटी से कोई लेना देना नहीं है। हाउ इज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT डिफरेंट फ्रॉम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? NGT का नाम सुना आपने? कब बनाई थी, क्यों बनाई थी? क्यों बनाई थी? हाँ जी सभी ने, क्यों बनाई थी बच्चे? एनवायरमेंट के लिए तो साउंड ही कर रहा है। जब ये बोला कि राइट टू क्लीन एनवायरमेंट इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21। अब इस चीज को आपने वो भी तो करना है, अपहोल्ड भी तो करना है, तो इसके लिए स्पेशल कोर्ट बना दो। ठीक, चलो। The NGT has been established by an act, whereas Central Pollution Control Board has been created by the executive order of the government.
ट्रू है ये? पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किसी एक्ट से नहीं बना हुआ? चलो नेक्स्ट, एनजीटी प्रोवाइड्स एनवायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प्स टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन इन द हायर कोर्ट्स, whereas Central Pollution of Control Board improves the overall wellness, streams and this and that. हाँ जी, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में एज इट इज आ सकता है। वन ओनली किसी का आंसर है? टू ओनली? टू ओनली रेज योर हैंड अच्छे से। हाँ जी, ये तो ठीक है, आप बोल रहे हो। ये गलत है कि एनजीटी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट वेयर एज पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज बीन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ये गलत है। आपका क्या आंसर है? पता नहीं एबीसीडी बोल। बी आंसर है। बोथ 1 and 2 किसका आंसर है? दोनों ठीक है। बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट, हाँ जी बोथ ना। सुनो भाई सुनो, ठीक कह रहे हो, 2 ओनली। ये भी तो एक्ट से बनी स्टैट्यूटरी बॉडी है, पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट, वो सारे के सारे, वाटर पोल्यूशन एक्ट, एयर पोल्यूशन एक्ट, ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, वो भी स्टैट्यूटरी बॉडी है। एनजीटी भी और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी लॉ से बने हैं दोनों। ये इंदिरा गांधी ने बनाई थी, ये अभी मनमोहन सिंह के टाइम पे बनी। आपको याद है श्री श्री रविशंकर का नाम सुना है? श्री श्री रविशंकर का नाम सुना, ठीक है, एनकर। वो अभी एक बाबा जी आते हैं ना, इज़न्ट इट, ऐसे करके बोलते नहीं बाबा जी सदगुरु, शिवा डजंट नीड योर वर्शिप, इज़न्ट इट, ऐसे ऐसे करके। इनसे पहले एक और बाबा जी थे, श्री श्री रविशंकर जी, आजकल उनकी मार्केट सारी सदगुरु के पास चली गई। तो वो बाबा जी ने यमुना के ऊपर एक बड़ा फेस्ट करवाया, वर्ल्ड फेस्ट है, पूरी दुनिया से लोग आए। कहते हैं कि उस फेस्ट से यमुना की इकोलॉजी को वो नुकसान पहुंचा जो 25-30 साल में रिकवर होगा। तो एनजीटी ने उन पे 5 करोड़ रुपए लगा दिए कि 5 करोड़ रुपए कॉम्पनसेशन पे करो। बाबा जी क्या बोलते हैं? मैं नहीं देता, जो करना है कर लो, जेल में डाल दो। बड़े डिग्नेटरीज को ये शोभा नहीं देता, है ना? आपको अफोर्ड करना चाहिए। कहते हैं एक तो मैं इतना तुम्हारा नाम करूं इंडिया का, पूरी दुनिया से लोग आए। सतीश, गलत बात है ना? गलत बात है क्या? ठीक है, अच्छा गलत है। अच्छा, Who among the following is not associated with Governing Council of नीति आयोग? क्या है गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग? पीएम, सीएम्स ऑफ ऑल स्टेट्स, हाँ, गवर्नर ऑफ ऑल स्टेट्स जहाँ पे सीएम नहीं है, हाँ, हाँ। मेरा एक सुनो भाई, सुनो, मेरा एक स्टूडेंट है आकाश सिंगला, इनकम टैक्स कमिश्नर है, रांची में पोस्टेड है। वो इंटरव्यू देने गया, अलका सिरोही बोर्ड होता था तब यूपीएससी में। वो जाके बैठा, आप एक्सपेक्ट करते हो यार मेरे से कोई प्रभावशाली सवाल पूछा जाएगा, जी साउथ चाइना सी में क्या चल रहा है आजकल। तब उस समय स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बहुत बड़ी बात थी। उसको बोलते हैं आकाश, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग? नेशनल इंस्टीट्यूशन नेशनल, याद ही नहीं आ रहा यार बंदे को। बंदे ने मेंस का पेपर निकाला तो उसको आता होगा, सब आता होगा, बट यार आप यू आर टेकन बाय सरप्राइज। सिमिलरली द गर्ल आई एम टॉकिंग अबाउट, द वन हु गॉट पोस्टेड इन नागालैंड, उसका सेकंड अटेम्प्ट में पेपर हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट में वो जाके बैठी, डीपी अग्रवाल बोर्ड होता था तब। अब वो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के बोर्ड्स में मिलते हैं सर, डीपी अग्रवाल। उन्होंने क्या बोला, नहीं पुरुषोत्तम अग्रवाल सॉरी, वो क्या बोलते हैं, जाके वो बैठे, इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज फर्स्ट अमेंडमेंट? एकदम से उसके मुंह से कौन क्या निकला, सर इंडियाज और यूएसएस। भाई कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। उसको बोला भाई इंडिया का बता, पहली अमेंडमेंट नहीं याद आ रही, 9th शेड्यूल नहीं याद आ रहा, रिजर्वेशन नहीं याद आ रही,
क्योंकि आप प्रेशर में हो ना। यहाँ पे भी बिठा के आपको एमसीक्यू कराने का यही पॉइंट है, आपको लगेगा यहीं पे आपको पीडीएफ दे दूंगा ना, हो जूगा, ठीक है, होएगा नहीं, गलत होएंगे, ठीक। तो इसका आंसर क्या है? बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन? हाँ जी। इंक्वायर एट इट्स ओन इनिशिएटिव ऑन द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सुओ मोटो एक्शन ले सकती है, ले सकती है ना। इंक्वायर ऑन अ पिटिशन प्रेजेंटेड टू इट बाय अ विक्टिम, ये भी कर सकते हैं, विक्टिम भी प्रेजेंट कर सकता है। विजिट्स टू जेल्स टू स्टडी द कंडीशन ऑफ द इनमेट्स, ह्यूमन राइट कमीशन जेल्स विजिट कर सकती है। अंडरटेकिंग एंड प्रमोटिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, ऑल द ऑप्शंस आर ट्रू। देखो ह्यूमन राइट कमीशन जो है सुओ मोटो भी एक्शन ले सकती है। ह्यूमन राइट कमीशन को अगर आप कोई वो दोगे, फाइल करेगा कोई विक्टिम, तो वो भी एक्शन ले सकती है। आपकी जेल्स में भी ह्यूमन राइट कमीशन जा सकती है। जेल्स जो है हमारी कंट्री में ना हम टैबू बना देते हैं, बंदा जेल गया हुआ है पता नहीं, पर गांधी बोलता है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, ऐसे बोलते हैं, ठीक। इंडिया की जेल्स में लाइक आई सेड मेजॉरिटी जो लोग अंदर बैठे हैं वो कौन है? अंडर ट्रायल्स, अभी उन पे गुनाह स्थापित इस्टेब्लिश नहीं हुआ। और पंजाब की जेलों से कोई गलत फहमी ना पाल लेना, पंजाब की तो माशाल्लाह बहुत शानदार जेल्स हैं। टेररिज्म का टाइम था, पूरी दुनिया की सारी बॉडीज़ की निगाहें थी, तो मॉडल जेल्स बना रखी हैं। बुड़ैल जेल जाओ आप, जिम है, लाइब्रेरी है, सब कुछ सही है। जेल्स कैसी होती हैं ये दिखता है महाराष्ट्र जाके, येरवड़ा जाके देखो, थाने जाके देखो, सेंट्रल देखो, मध्य प्रदेश जाके देखो। अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में इतनी गरीबी है कि मॉनसून आता है जब, तो वहाँ पे लोग आपस में या कई बार पुलिस वाले की एक दो थप्पड़ लगा देते हैं। क्यों? जेल में डाल देंगे, छत मिल जाएगी, नहीं तो पानी में मैं कहाँ रहूंगा। अभी सीधा लेटने के पैसे लगते हैं, सीधा लेटना है मेरे को, 2x5 की जगह चाहिए मेरे को जेल में, इसके पैसे लगते हैं, नहीं तो मैं साइड लेके ही सो सकता हूँ। इतने कमरे में 600 लोग रहते हैं, 700 लोग रहते हैं, बुरा हाल है जेल्स का, मतलब आप सोच नहीं सकते इतना बुरा हाल है जेल्स का। और इन्हीं 600 में से कोई HIV है, कोई ट्यूबरक्लोसिस है, कोई ड्रग पैडलर है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, कोई 100 अच्छे हैं। हेंस जितनी कैजुअलनेस के साथ इंडियन पुलिस लोगों को उठा के जेल्स में डाल देती है, ये पाप है। क्योंकि पता है कि आप किसी बंदे के ऊपर गुनाह स्थापित नहीं हुए, आप उसको नरक में डाल रहे हो। पहली चीज तो जेल्स नरक होनी ही नहीं चाहिए। दूसरी चीज ये नहीं कि कहते वाहिगुरु कह के चक लो जे कोई शकी लगता, ये सब नहीं करना होता भाई। थोड़ा सभ्य समाज, सारे बड़े बड़े लोग ये बोल के गए हैं किसी समाज का, अगर आपने देखना ना कितने सही हैं ये लोग, ये बन रहे हैं कि सच में अच्छे हैं, उनकी जेलें जाके चेक करो, वहां से पता लगेगा। ह्यूमन राइट कमीशन जेल्स में जाके चेकिंग करती है। विजय माल्या बचा इसलिए हुआ अभी तक। विजय माल्या ने यूके की कोर्ट में इंडिया की जेल्स की पिक्चर्स दे दी थी कि यहाँ भेज रहे हैं मेरे को, यूके वालों आर यू ओके कि तुम्हारी ज़मीन से बंदा उठ के यहाँ चला जाए, प्लस पैसे खिलाए होंगे उसने, ठीक है। तो यार ये कर सकती है, विजिट कर सकती है। चले आगे। दिस सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वॉज एस्टैब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथनम कमिटी, दिनेश गोस्वामी, तारकुंडे, नरसिम्हन। संथनम कमिटी, दिनेश गोस्वामी कमेटी ने क्या किया था? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। अच्छा, तारकुंडे ने ये भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। हाँ, पॉवर्टी के लिए है तेंदुलकर, एक तेंदुलकर कमेटी, राघव सर कराएंगे आपको इकोनॉमी में, एक तेंदुलकर कमेटी और दूसरी लकड़ावाला कमेटी है, एक ये कमेटी है तेंदुलकर कमेटी और रंगाराजन कमेटी। वेरी गुड। क्या बोलते हैं वो?
कहते जे कोई बंदा पिंडा च रहिंदा होवे ते ओहदे कोल इन्ने पैसे हैं भी वो 2400 कैलोरी फूड अफोर्ड कर सकता है, ऐसा ही था ना। और अगर कोई शहर में रहता है, शहर च उन्ना काम नहीं करना हुंदा वेलड़ ने, तो 2000 कैलोरी अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, फिर वो पुअर नहीं है। मतलब जो बंदा 25 रुपये कमा रहा है वो पुअर नहीं है। मैं 2 रोटियां खा लूँ, 4 रोटियां, चाहे 2500 कैलोरी हो जाएगा 25 रुपये की। तो काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था इसका। नरसिम्हा कमेटी ने क्या किया है, नरसिम्हा कमेटी बैंकिंग रिफॉर्म्स, ठीक, बैंकिंग ये करवाएंगे आपको राघव सर ना, ये वाली कमिटीज।